सर कुछ लिख रहा है क्या? ठीक है सर, चलो। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? हाँ स्टार्टेड। ठीक है। सुनो, शुभंकर। चलो सर, गुड। ओके सर, गुड इवनिंग तक। मॉर्निंग इवनिंग करते करते भूल जाए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्लास है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में करा रहा हूँ इस क्लास में। आप सबको एक मैक्रो का भी एक क्लास मिलेगा एक्स्ट्रा। आई थिंक कल से होगा। ठीक है। मैं आज क्लास के बाद एक बार मैम से रूटीन डिस्कस करके तुम लोग को मैसेज दूंगा। ठीक है। स्पेशली जो लोग सीए का सिलेबस, सीए का जिन लोगों का है, सीए फाउंडेशन का, उन्हीं लोगों का एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। तो मैं बता दूंगा सर। ठीक है। अच्छा, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक है, उसको कराना है। अच्छा, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट दिन मुझे याद है कि मैंने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कराया था और उसमें पीपीसी के बारे में बोला था। स्पेशली पीपीसी के बारे में मैंने तब बोला था क्योंकि मुझे वहां पर आप सबको ये बताना था कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद है सर? हाँ, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ। मेनली तीन होता है, बट इन सर्टेन सिनेरियोज कभी कभी चार भी यूज किया जाता है। तो नाउ पॉइंट इज कि सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक भी यूज किया गया था जिसका नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जिसमें इकोनॉमी में कितना भी स्कार्सिटी हो, अभाव तो हमेशा रहता है सर, है ना? एकदम अनलिमिटेड रिसोर्स वाला इकोनॉमी ढूंढ पाना मुश्किल है। जो जैसा सिचुएशन से बिलोंग करता है या जो जैसी फैमिली से बिलोंग करता है, साइलेंट। हाँ, बारी की बोलो। ठीक है। जो जैसा फैमिली से बिलोंग करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसका डिमांड किस लेवल का रहे, है ना? जैसे आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंबानी का फैमिली और बम्बानी का फैमिली, अंबानी का डिमांड एक लेवल का रहेगा, बम्बानी माने नॉर्मल फैमिली, ठीक है, और अंबानी माने रिच फैमिली। तो रिच फैमिली का डिमांड रिच की तरह होता है और मिडिल क्लास का डिमांड मिडिल क्लास की तरह होता है। लोअर मिडिल क्लास का डिमांड लोअर मिडिल क्लास की तरह होता है। सबका अपना अपना डिमांड है। लेकिन डिमांड जिसका जैसा भी हो, उसके लिए हमेशा एक स्कार्सिटी सिचुएशन ऑलवेज रहता है। हम लोग कभी कभी गलती से, अगर मानो आपका कोई रिच दोस्त है या फिर आप रिच हो, आपका कोई मिडिल क्लास दोस्त है, ऐसे दोस्ती में कोई ऐसे क्लास नहीं आता, रिच मिडिल क्लास, पर फिर भी हम लोग इस तरह का चीज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो बड़े बाप का बेटा है, ठीक है, रिच क्लास, ठीक है, उनके बाबा ऑडी में मर्सिडीज में घूमता है। नॉर्मल बात है सर, अच्छा कमाते हैं तो अच्छा ज्यादा सिचुएशंस के साथ निकलते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि कभी कभी कुछ जरूरत पड़ता है, सपोज कुछ नीड है, तो हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, भाई तेरा क्या चिंता है, तेरे पास तो बहुत पैसा है। ये गलत बात है। उसका भी अपना चिंता है। हम लोग कई बार बोल देते हैं कि हम लोग हमेशा अपने साथ कंपेयर करके सोचते हैं। स्पेशली मिडिल क्लास मेंटेलिटी ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि रिच क्लास का कोई चिंता नहीं है, सारा चिंता मिडिल क्लास को ही है। बट ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना चिंता। चिंता नहीं करता तो फिर रिच
मानो जो रिच है, जो ऑलरेडी रिच हो चुका है, जिसके पास अरबों खरबों है, ठीक है, करोड़ों करोड़ों पैसा है, वो मानो की चिंता करना छोड़ दे। और चिंता माने क्या, माने बेसिकली उनको कोई टेंशन नहीं है, सब तो है उनके पास, तो क्या करे, काम ही ना करे। जो करोड़पति लोग ये सब चिंता करना बंद कर देता है, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे काम करना भी बंद कर देगा। और काम करना बंद कर देगा तो वो धीरे धीरे करोड़पति लेवल से, मैंने हायर रिच लेवल से हायर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास से गरीब बन जाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण है, ऐसा बहुत उदाहरण है। मैं आपको ज्यादा नहीं, कोलकाता में आसपास में थोड़ा सा आंख उठा के देखोगे ना, या थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा। मैंने ऐसा बहुत जगह में देखा सर, कोलकाता में ही देखा कि मानो एक टाइम पे कोलकाता के एकदम मेन मेन पोजीशंस पे टॉप टॉप लेवल का बिल्डिंग है उन लोग, जमींदार था। यस सर, गुड इवनिंग। एक जमाने में जमींदार, ठीक है, लेकिन जमींदारी धीरे धीरे खत्म हो गया। क्यों? काम करना बंद कर दिया, रेंट से पैसा लेना, मैंने सिर्फ भाड़ा दे दिया, प्रॉपर्टी है भाड़ा दे दिया, लेकिन भाड़ा भाड़ा भी ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है, आपको कुछ काम भी तो करना चाहिए। तो जब कोई रिच बन जाता है हम लोग बहुत जलते हैं उनसे, बट एक चीज हम लोग रिच लोगों का नहीं देखते हैं, वो ये है कि रिच का मेहनत, रिच और रिच बनता जाता है क्योंकि वो और मेहनत करता है। और मिडिल क्लास सोच कैसा है जानते हो ना, या गरीब सोच जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका सोच है कि थोड़ा सा मिल जाए ना, वो काम करना बंद कर, थोड़ा सा मिल जाता है, मानो उसका एक्सपेक्टेशन कुछ है कि सही भाई इस मंथ में 20,000 आ जाए, 25,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, फिर वो अपना ऐशो आराम में जितना जो भी उसका चाहिए, ठीक है, बस काम पे ही नहीं जाएगा, क्या काम करेगा, हो गया। लेकिन रिच लोगों का डिमांड खत्म नहीं होता है, तभी वो धीरे धीरे रिच बनता है, वो मेहनत करना नहीं छोड़ता है। और क्या खराबी है, जैसे कभी कभी अमिताभ बच्चन एज हो गया 80+, शाहरुख खान 60+ पे जा रहे हैं, कभी कभी वो लोग हम लोग कई बार बोलते हैं कि इसको क्या है ये काम करने का, इसके पास पैसे का कमती हो गया क्या, सारा ऐड देने का जरूरत है, कोई कोई लोग ना बोलता है, मैं सुनता हूँ। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल उनसे होता है कि भाई वो तो अपना काम कर रहा है, क्या दिक्कत है, कंपनी आके उसको ऑफर करता है कि भाई आप इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो, उसका आज भी उस तरह का गुडविल है कि जिस गुडविल को पब्लिक प्रोडक्ट के रूप में देखना चाहता है। तो जब पब्लिक देखना चाहता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कोई कोई बोलता है ना, हाँ तो विमल का ऐड दे रहा है, अरे भाई विमल जब पब्लिक खाना नहीं छोड़ रहा है, उसको ऐड देने में क्या दिक्कत है? नहीं वो तो आइडल है, भाई आप उसको आइडल मानते क्यों, वो बेसिकली मार्केटिंग एजेंट है, आइडल का ही मानते हो। अक्षय कुमार विमल का ऐड दे रहा है, अक्षय कुमार विमल का ऐड मार रहा है, विमल माने वो जुबा केसरी, है ना, तो वो एक बेसिकली गुटखा है, इन सिंपल, है ना। तो गुटखा खाने वाला लोग कैसे भी गुटखा खाएगा, चाहे अक्षय कुमार ऐड दे या दीपिका पादुकोण ऐड दे, है ना, वो तो गुटखा खाएगा ना। क्वेश्चन ही उठता है कि भाई कंपनी जब बोल रहे हैं भाई तुम गुटखा बेच का ऐड देने से हम तुमको 10 करोड़ देंगे, वो क्यों काम छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, तुम मुझे बताओ क्यों छोड़ेगा। हाँ कोई बोलेगा नहीं एथिक्स बोल के भी तो कोई चीज होता है, तो जो गुटखा खा रहा है उसका भी तो कुछ एथिक्स है, भाई गुटखा नहीं खाना चाहिए, उसका ऐड में दिक्कत है, इसका गुटखा खाने में दिक्कत नहीं है। तुम खाना बंद करो तो देखते हैं अक्षय कुमार कैसे ऐड देता है, जरूरत भी नहीं होगा, उसको पैसा भी नहीं मिलेगा तो वो आएगा भी नहीं, तुम खाना बंद करके दिखाओ, है बिकेगा नहीं तो अक्षय कुमार का पेमेंट भी नहीं करेगा उनका कंपनी। मेरा सोच थोड़ा उल्टा ही चलता है, उल्टा खोपड़ी वाला मैं, हाँ चलो सर, नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आपको मैं धीरे धीरे यही सब बातें मजाक मजाक से करते करते किताबी बातों में घुस जाऊंगा, ठीक है। चलो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर, एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करोगे। यस स्क्रीन शेयर है सर, बोलो। यस आप सबको तो दिख ही रहा है, है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा देखो आज का डिस्कशन रहेगा सर माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे हॉट टॉपिक, टॉपिक का नाम है डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें अभी मैं आप लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करूंगा डिमांड पे, ठीक है। अभी मैं एक्चुअली डिमांड रिलेटेड बात ही कर रहा था, है ना।
अभी जो गुटखा का ऐसे ही रैंडम उठाया सर, कोई सोच समझ के तो उठाता नहीं हूँ इतना बात, रैंडम उठाता हूँ, जो मर्जी रिलेटेड जो भी टॉपिक लगता है बोलता रहता हूँ, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, बट कोशिश करता हूँ कि रेलिवेंसी के साथ बात करें। तो लॉ ऑफ डिमांड है क्या चीज, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है सर, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, पहले लॉ ऑफ डिमांड समझते हैं, फिर इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। इलास्टिसिटी क्या चीज है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है वो गार्डर, गार्डर समझते हो, हम लोग ऐसे गार्डर यूज करते हैं ना, रबर जो, हाँ ये गार्डर बोलते हैं ना, ये जो इलास्टिक, पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है शायद उसको पता था मैं इलास्टिसिटी समझाने वाला, पता नहीं कैमरा में आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये इलास्टिक जैसे बढ़ता है कमता है, डिमांड भी ऐसा बढ़ता भी है घटता भी है, ठीक है। तो डिमांड का ये बढ़ना घटना इसके ऊपर डिपेंड करता है, एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि उसको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। ये एक बिजनेसमैन का भी सोच होता है, एक कंट्री का भी सोच होता है, एक फैमिली का भी सोच हो सकता है। एक्चुअली हर मैंने मेरा हिसाब से इकोनॉमी एक्चुअली ग्राउंड लेवल में सोचना चाहिए। अभी रिसेंटली आप लोगों को पढ़ा के आने के टाइम पे मैं थोड़ा न्यूज़ चैनल देख रहा था मैंने मोबाइल में, तो वहाँ पर रिसेंटली ममता बनर्जी का जो पार्टी है, मैंने हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो पार्टी है टीएमसी का, उनका इश्तेहार निकला। इश्तेहार मैंने उसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंने बेसिकली वोट में अगर टीएमसी जीतता है तो वो पब्लिक के लिए क्या करेगा की वाले उठा के, যা যা উন্নয়ন করবে মানে কাজ করবে আর কি। हाँ 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 हाँ, तो उसका इश्तेहार मैंने मैंने वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक ये दिया है कि बजट में मैंने उनका जो पब्लिक के लिए उनको जो करना है उसके बारे में उन्होंने बोला कि वो बंगाल के लोगों के लिए फ्री में गैस देगा, सिलेंडर फ्री में देगा, ठीक है। बस और क्या चाहिए, हाँ, जब खाना ही फ्री में मिल जाएगा तब और चिंता किस बात का, चुपचाप सो जाओ, हाथ धो के सो जाओ, खाना तो यहीं से ही आ जाएगा, दीदी दे रहे थे, फ्री में सिलेंडर बांटेगा, बढ़िया है ना। मैंने, आप बोलोगे सर आपको प्रॉब्लम क्या है ऐसे, सर अगर बीजेपी भी इस तरह का बात करेगा उसका भी मैं अगेंस्ट हूँ। जैसे बीजेपी ने बोला है ममता दी 2000 टका करके दे रहा है ना लेडीज लोगों को, अब बीजेपी बोला है उसको टक्कर देने के लिए कि हम 3000 टका देंगे, गलत बात। लेकिन वो लोग भी क्या करें, मार्केट डिमांड ही ऐसा है, कौन किसको फ्री में कितना बांट सकता है, कौन, सब इकोनॉमिक्स पढ़ता है सब जानता है, लेकिन भाई उनका तो कुछ नहीं जाता है ना, उनका तो कुछ नहीं जाता, जाता तो पब्लिक का है। अगर अपना कमाया हुआ पैसा होता तो इस तरह से फ्री में, अभिषेक बैनर्जी ममता दीदी का भाई को खुलेआम बोल रहा है कि बीजेपी को चैलेंज कर रहा है कि वो फ्री में गैस बांट के दिखाए, है ना, इस तरह का चैलेंज कर रहा है। अरे भाई फ्री में गैस बांट के दिखाए ये कोई कंपटीशन है? चाहे कोई भी नेता काम करे या बात करे, चाहे मोदी जी करे, चाहे अभिषेक बैनर्जी करे, चाहे ममता दीदी करे, ये ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा एकदम अच्छी बात नहीं है सर। क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इस तरह का सिचुएशन बना के, पैसा किसका है, आपका पैसा, हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा। अगर खुद कमाता, अभिषेक बनर्जी के अपने पैसे से दे रहा है क्या? फिर अगर ये बोलता कि अगर हम लोग वोट जीत के आएंगे तो हर घर में एक जन को एक सिक्योर जॉब देंगे, घर घर में लोगों को एडुकेशन के लिए टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, देश में हॉस्पिटल का या हॉस्पिटल लेवल का जो भी सुविधाएं होते हैं उसका कोई कमी नहीं होगा, नेचर या एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे ताकि गर्मी में इस तरह का हंसफास हालत नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये सब मुद्दा होना चाहिए, एजुकेशनल सेगमेंट में मुद्दा होना चाहिए, ताकि स्किल डेवलप करे, ताकि आपके घर से आपका बच्चा को एक स्टैंडर्ड लेवल का नौकरी दे सके। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, रोड बनाऊंगा, जहां जहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है जरूरत के हिसाब से, वो बात करें ना। जब किया 1000 टका का गैस, इस तरह से क्या होगा? हाँ, नहीं देता है, ऐसा नहीं है देता नहीं है, थोड़ा सा देता है, उसके बाद बंद कर देता है, फिर जैसे वोट आता है फिर चालू करता है।
ठीक है, इन लोग का ये चलता है। लेकिन इसमें इसमें ये जो फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, फ्री वाला कॉन्सेप्ट में देखो ये लोग अपना डिमांड बढ़ाने के लिए इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, बिहार में भी अपना हिसाब से चल रहा है, सब स्टेट में अपना अपना चल रहा है। लेकिन माई क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दिस। मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है आप इस तरह का काम कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, इकोनॉमी में जो एक जनरल डिमांड सिचुएशन होना चाहिए ना, वो बर्बाद हो रहा है। मैंने बेसिकली पब्लिक को अपना जो नीड है ना, वो नीड उसको निकालने दो, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर दो, तुम इस तरह से हर चीज फ्री में मत बांटा करो। इसमें पब्लिक के लिए जो तुम कर सकते थे उसका पैसा भी तो बर्बाद कर रहे हो। तुम इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह सारा चीज फ्री में बांटते बांटते वो पैसा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पानी की तरह बहा रहे हैं। और क्या कर रहे हो, और तो कुछ नहीं कर रहे हो। और बेसिकली उनको तुम हैंडीकैप बना रहे हो, उसका मेंटली हैंडीकैप हो जा रहे हो कि हमको क्या काम करना है, हम जिंदगी भर मूर्ख रहेंगे, गरीब रहेंगे, और ऐसे ही हाथ जोड़ के सारा जिंदगी तुम्हारा चमचागिरी करेंगे। यही एटीट्यूड करना चाहता है ना। माने अगला जनरेशन को एडुकेटेड करने की जगह, स्किल्ड बनाने की जगह वो कर क्या रहा है, तुम्हारे सामने नतमस्तक, मेरा माई बाप मेरे को बचा। जरूरतमंद को हेल्प करना चाहिए जहां जरूरी है। जैसे खुलेआम इस तरह का इकोनॉमिकल सिचुएशंस मेरे हिसाब से, चाहे कितना भी डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप कंट्री हो, कहीं पर भी ये ठीक नहीं है। लोगों को मेहनत करना सिखाना ही बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी होना चाहिए। और उस मेहनत को, मैंने उस फील्ड को कहाँ यूज करे, उसके लिए सरकार काम करे। नहीं तो हम लोग ना जिंदगी भर चाइना को सिर्फ देखते रहेंगे, कभी उनको मैंने उनके जैसा कभी नहीं बन पाए। और ये जो पब्लिक का सोच है, ये सोच का क्या, फ्री में जिसको भी 2000 मिल रहा है वो जाके वोट दे रहा है, स्टूडेंट को 12,000 मिल रहा है और 12,000 टका में क्या कौन सा एडुकेशन दे रहा है। हाँ बोलो सर, রূপঙ্কর কিছু বলছি। প্রত্যেক মাসে 2,500 কোটি টাকা করে এমনি এরকম লক্ষ্মী ভান্ডারে চলে যাচ্ছে। हाँ वही, हर मंथ 2,500 डेटा मिला रूपंकर से, 2,500 करोड़ एवरी मंथ इस तरह से सिर्फ फ्री में जा रहा है। 2,500 करोड़, जस्ट इमेजिन इस तरह से। तो फिर पैसा नहीं है ये तो गलत बात है, देयर इज अ मनी, बट मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इससे और भी ज्यादा 2,500 करोड़ कुछ भी नहीं है इतना बड़ा देश के लिए। अढ़ाई ये पैसा और डबल ट्रिपल 4 गुण 10 गुण बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए मनी को बढ़ाना चाहिए ना, ये तो बस मनी को बांट रहा है। बेसिकली इकोनॉमिक्स या तो समझता नहीं है, या फिर समझ के भी अपने फायदे के लिए कुछ कर नहीं रहा। सच बोलो तो मैं आपको बताऊं, बेसिकली कुछ नहीं है। चलो अलग बात है, मैंने बात अलग नहीं है, बात कनेक्टेड है, बट अभी दूसरे पॉइंट में चले जाएंगे, इसलिए मैं अभी स्किप करूंगा पॉइंट। ठीक है, चलो। तो बेसिकली ये सब इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करने के टाइम पे ना, इस तरह का इकोनॉमिकल पॉलिसीज के बारे में बातचीत होता रहता है, ठीक है, और होता रहेगा। तो हम लोग सर अभी यहाँ पर डिमांड पढ़ेंगे और डिमांड के बारे में ये जानेंगे, डिमांड कैसे डिटरमाइन किया जाता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए। ठीक है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, फिर अलग अलग इलास्टिसिटी, कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है सर, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अभी एडवर्टाइजमेंट में बात कर रहे थे ना, अभी एडवर्टाइजमेंट में बात कर रहे थे, है ना, क्या सर, पॉइंट इलास्टिसिटी सर वो तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तुम जो पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में बोला ना, वो इलास्टिसिटी का मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी, उसमें मेजरमेंट में आता है पॉइंट इलास्टिसिटी। और ये जो यहाँ पर बोला है, दिस इज अ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। डोंट वरी, मैं आगे आगे सारा पॉइंट कवर करूंगा, तो आपको एक एक पॉइंट में मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को, मैंने मेरा हिसाब सर ऐसा है कि डेवलपमेंट एक बार हो गए कभी ना जाए। इट्स जस्ट लाइक अ साइकिल सीखना, जस्ट लाइक ए तैरना, जैसे हम लोग स्विमिंग सीखते हैं, एक बार जो स्विमिंग सीख गया ना वो कभी और नहीं भूलता। भूलेगा क्या, अगर एक बार साइकिल चलाना सीख जाओगे भूल जाओगे, नहीं होता है। पढ़ाई को भी ऐसे ही सीखना चाहिए, एक बार सीखो कभी ना भूलो। डेवलपमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए, एक बार हो गए कभी ना जावे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट सस्टेन ही नहीं करता उस डेवलपमेंट का क्या जरूरत है। ये तो कॉस्मेटिक वाला हो गया ना, फेयर एंड लवली की तरह, मुंह धोने से पता लगेगा अंदर क्या हालत है। फेयर एंड लवली क्यों, फेयर एंड हैंडसम ऑल्सो, मानो मेरा ये जो काला मुंह है, ठीक है,
इसको मैं लिपापोती करके बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ। जब सोने के टाइम पे मुंह धोऊंगा, कितना हैंडसम कलर है और कितना काला है वो तो मुझे पता है। वो अलग बात है कि मेरे को काले रंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट लोग सोचते हैं कि मैं गोरा बनूंगा तो ज्यादा हैंडसम। तो ये जो आजकल का जो आई वॉश वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो कुछ उस तरह का है। ये जो 2000 टका में लोग खुश हो रहा है, ये आई वॉश इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड कॉस्मेटिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स इसको कॉस्मेटिक डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉस्मेटिक्स माने माने अंदर पूरा ऊर्जा पुर्जा खराब है, बस बाहर में लिपापोती करके दिखाओ कि सब अच्छा है। लिपापोती समझते हो ना? लिपापोती इज अ हिंदी वर्ड। हाँ हाँ, आउटर वेल्स लिपापोती, ठीक है। चलो, सब समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे कंज्यूमर बिहेवियर पे बात होगा, ये तो और इंटरेस्टिंग चीज बनने वाला है। ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है, कंज्यूमर का बिहेव, ठीक है, जो ममता दीदी बहुत अच्छे से जानता है। बंगाल का कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, ममता दीदी बहुत अच्छे से जानता है। भाई ये तो 2000 में बिकने वाला कंज्यूमर है बस। इससे पहले था उनका गुरुदेव था ना सीपीएम का, ज्योति बासु, उनको और अलग लेवल से पता था। मैं अपने स्टेट के बारे में क्यों ज्यादा बोलता हूँ, बिकॉज इस स्टेट में मैं जन्मा हूँ, इस स्टेट में मैं मरूंगा भी शायद, ठीक है। इसलिए मुझे इसके बारे में बोलने का ना राइट है, अधिकार है मेरा, इसलिए मैं बोलता हूँ। दूसरे स्टेट के बारे में भी बोल देता हूँ, लेकिन उतना अंदर से नहीं जानता, ठीक है, इसलिए नहीं बोल पाता। तो कंज्यूमर बिहेवियर मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल कंज्यूमर बात का नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक लेवल में एनी काइंड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कि एक टाटा कंपनी कार मैन्युफैक्चर करेगा, जैसे इंडिया में हम लोग हमेशा सस्ता गाड़ी के बारे में सोचते हैं, है ना, कि गाड़ी थोड़ा सस्ता हो जाए। आप लोगों को पता होगा टाटा कंपनी 2010 के आसपास के टाइम पे एक कार के बारे में बातचीत किया था, लॉन्च भी किया था, लेकिन इंडिया में वो कार फ्लॉप रह गया। कार का नाम टाटा नैनो, वेरी गुड सर, देखो आप लोग जानते हो, ठीक है। टाटा नैनो, टाटा नैनो इंडिया के लिए फ्लॉप हो गया। लेकिन इंडिया में हर कोई चाहता है कि उनके फैमिली में एक कार हो, है ना। मैंने लोअर मिडिल क्लास इकोनॉमी में या मिडिल मिडिल इनकम इकोनॉमी में अगर घर में एक कार हो जाए तो फैमिली को एक बहुत ही अच्छा शांति मिलता है, जो अपना गाड़ी से हम लोग घूमने जाएंगे, ठीक है। तो एक लोअर मिडिल या फिर मिडिल, चलो लोअर वर्ड को हटा देते हैं, मिडिल इनकम ही बोलते हैं, उसमें टाटा कंपनी को पता था कि अगर नैनो लाएंगे तो हर फैमिली को एक कार मिलेगा। लेकिन टाटा को वो कार लोगों को पसंद नहीं आया। पहले बोला था 1.5 लाख में कार देंगे, स्टार्टिंग में जब बोला था ना, तो बोला था 1.5 लाख में कार देंगे। 1.5 लाख में बाइक नहीं आता, वो कार देगा, यही यही उनका प्रॉमिस था, और दिया भी था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद वो सिंगूर वाला फैक्ट्री नहीं माना, अगर सिंगूर में बनता तो दे देता। क्यों? क्योंकि कोलकाता का जो आसपास का जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, ये इंडस्ट्री के लिए काफी एडवांटेजेस है। माने गुजरात में बनाने के लिए ना आपको काफी खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज जहां पर अभी टाटा नैनो बन रहा है, क्योंकि गुजरात काफी फाका एरिया है, और गुजरात में कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट लाइक कोलकाता या नॉट लाइक वेस्ट बंगाल। गुजरात डेवलप है, पर बंगाल ज्यादा डेवलप है, और स्पेशली जो सॉइल का, स्पेशली वाटर का जो जरूरत होता है, इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत पानी का जरूरत होता है, और वाटर रिसोर्स के लिए गुजरात इज नॉट नोन, वाटर रिसोर्स के लिए बंगाल जाने जाते हैं, ठीक है, ये कुदरती है भाई। तो टाटा को पता था कि अगर मैं सस्त मैंने इजीली प्रोडक्शन कर पाऊं और उसको मार्केट कर पाऊं, और कोलकाता ज्यादा बड़ा मार्केट है, कैसे, यहाँ का आबादी ज्यादा है, और जो जो गाड़ी उनका सोच था मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, गुजरात में थोड़ा रिच लोग रहते हैं कंपेरेटिवली, बंगाल में लोअर इनकम या मिडिल इनकम ज्यादा रहते हैं। आप समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यहाँ पर अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक कंपनी का इकोनॉमिक सोच के बारे में बोल रहा हूँ कि क्यों उसने बंगाल को चूज किया। कोई दूसरा स्टेट को भी चूज कर सकता था, उसने इसलिए बंगाल को चूज किया क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मिडिल इकोनॉमी वाले लोग ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पर इंडस्ट्री बनाता, तो इंडस्ट्री बनाने के लिए जो नेचुरल जो जरूरत है, जैसे कि पानी वगैरह जो बहुत चाहिए होता है, वो काफी सस्ता में मिलता और इजीली मिलता। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग खर्चा कम होगा, तभी ना तुम सस्ता में गाड़ी दे सकते हो। तभी उन्होंने प्रॉमिस किया था कॉस्टिंग करके कि 1.5 लाख में नैनो गाड़ी दे देगा।
और ये सारा चीज उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखते हुए, सारा चीज एनालिसिस करते हुए बोला था। लेकिन बाद में जब गाड़ी कंपनी को शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ममता दीदी राजनीति करके, और पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वाला राजनीति है, इसमें पब्लिक के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने गद्दी के बारे में सोचा जाता है। इस राजनीति के कारण चाहे कोई भी करे, ठीक है, अभी तक जो सिनारियो है बंगाल का, इसमें राजनीतिविद जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सिर्फ अपना सोचता है, आज तक पब्लिक के बारे में ना के बराबर सोचा। अगर सोचता ना तो आज बंगाल पहले जैसा लीड ही करता, पीछे के सारी में नहीं आता। अभी हम लोग पिछले साइड में आते हैं सर, काउंटिंग में। एक जमाने में लीडर बनते थे। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। अभी उल्टा है, व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुमारो। चलो अलग बात है, बट दुख की बात है। व्हाट इज द पॉइंट कि अब नैनो गाड़ी चला नहीं, वो अलग बात है। अब बाद में ना ये गाड़ी अभी शायद 2.5 2.3 लाख ऐसा कुछ दाम हो गया, और नैनो से एक बेहतर कॉम्पिटिटर था टाटा, मारुति सुजुकी ऑल्टो। तो कहीं ना कहीं टाटा उस पॉइंट पे थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन देखो, एक ही कंपनी का नैनो हो गया फेलियर इंडिया में, लेकिन यही नैनो एक्सपोर्ट में अच्छा काम किया। नेपाल में तुम अगर कभी विजिट करोगे, तुम कभी श्रीलंका विजिट करोगे, ठीक है, तुम कभी बांग्लादेश विजिट करोगे, तुमको वहां पर बहुत नैनो दिखेगा। इंडिया में हिट नहीं किया, बट फॉरेन कंट्रीज लाइक हमारे आसपास वाले जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, यहाँ पर हिट कर गए। हाँ, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उनके कंट्री के, उनके पास तो ज्यादा कुछ है नहीं ना। बांग्लादेश के पास तो अपना उस तरह से कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, श्रीलंका के पास प्रॉपरली नहीं है, नेपाल के पास तो ना ही नहीं है। तो उनके कंट्री में तो अगर ज्यादा, अगर 3 लाख भी बने तो देखो, वो जो 1.5 लाख का दाम दिया था इंडियन इकोनॉमी के लिए बोला, एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी के लिए थोड़ी ना बोला था। लेकिन उधर हिट हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, हाँ मेनली अगर देखा जाए तो ये फ्लॉप भी हो गया इनका ये सोच। लेकिन अब उल्टा साइड में टाटा का रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ये सब मैं रैंडमली बोल रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स समझाने के लिए कि डिमांड एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट। कभी आप एनालिसिस सही करते हो तो जीतते हो, कभी अगर आपका एनालिसिस गलत होता है तो आप हार भी जाते हो। जैसे रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत डिमांड है। ईवी ईवी बोलते रहे बाबा, हाँ ईवी। उसमें टाटा का एक कार है जो बहुत हिट हुआ लास्ट 4 से 5 साल में। इसका नाम है टाटा नेक्सॉन। इसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 4 चांद लगा दिया, और आज के डेट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने वाला कंपनी में से टाटा नंबर 1 निकल गया। इंटरेस्टिंगली, कभी आप सक्सेस होते हो तो कभी आप फेलियर भी होते हो, और ये सारा खेल इकोनॉमिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के एंगल से थोड़ा समझाने का कोशिश। और ये जितना मैं डेटा दिया, सब डेटा इतना नॉर्मल डेटा है, या इतना पॉपुलर डेटा है कि आप थोड़ा सा फाइंड आउट करोगे तो भी आपको मिल जाए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? जो भी बातें मैं कर रहा हूँ आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना, है ना? इसीलिए मैं थोड़ा इजी इजी डेटा यूज कर, मुश्किल वाला डेटा भी होता है मेरे पास, बट क्या है ना, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ समझाने के लिए। आप जब समझदार बन जाओगे ना तो मुश्किल डेटा को भी सिमिलर काइंड ऑफ तरीके से इंटरप्रेट कर लो, ठीक है। স্যার এখন তো টাটা টিয়াগো আর টাটা পাঞ্চও বেরিয়ে গেছে। हाँ, अभी टाटा टियागो भी बन गया, टाटा पंच भी निकल गया ईवी में। इवन कोलकाता में, और एक चीज आपको बता दो, कोलकाता में नहीं आएगा, रिलायंस के साथ टाई अप करने वाला है टेस्ला। हाँ, टेस्ला भी ईवी है। हाँ, लाइक ऐसा नहीं है इंडिया का नहीं तो सुन, ये कुछ गलत सोच है हम लोग का। टेस्ला इंडिया में चलेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि टेस्ला आएगा तो मार्केट डिस्टर्ब हो सकता है, और टेस्ला का कार थोड़ा महंगा होगा, ठीक है। और इंडिया में जो 10% पॉपुलेशन है ना, 10% पॉपुलेशन तो रीच है रे बाबा। आपको मैं एक हिसाब दिखाऊंगा तो आप चौंक जाओगे, कभी आप लोग ऐसे सोचते नहीं हो। हमारा पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ का 10% कितना है? अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है? 35 करोड़, अप्रोक्स 33 35 करोड़।
अमेरिकन पॉपुलेशन में जैसे हमारे पॉपुलेशन में 100 में से 10% रिच है, उनके पॉपुलेशन में 100 में से चलो 30-40%, 50% रिच है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे 50 रिच नहीं है, ठीक है, 30-40%, ठीक है, 30-40% रिच है। तो 35 करोड़ में 40% पॉपुलेशन कितना होता है? बोलो बोलो। ये अमेरिका का बात कर रहा हूँ। हाँ, 10 करोड़ अप्रोक्स। हाँ, 10 से 12 करोड़ होगा हार्डली। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अमेरिकन पॉपुलेशन में 10 से 12 करोड़ लोग टेस्ला का कार ले सकता है, और इंडियन पॉपुलेशन में ऑन एन एवरेज 14 करोड़ लोग टेस्ला का कार ले सकता है। इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। आपको और एक हिसाब बताने से ना आप और चौंक जाओगे। ये जो इंडियन ओरिजिन वाले लोग जो यूएस में रहते हैं, यूएस का जो टोटल रिचेस्ट पर्सन का डेटा निकलता है ना, उसमें जितना इंडियन ओरिजिन है वो अमेरिकन से भी ज्यादा रिच है। सर डेटा समझा नहीं। नहीं, आप क्या बोले, वापस रिपीट कीजिए ना। कौन सा बात बोल? वही अभी जो अमेरिकन इंडियन वाला बात बोले, वॉइस कट हो रही थी इसीलिए। अमेरिका में जितना रिच लोग होते हैं ओवरऑल, उसमें अमेरिकन रिच लोगों में से, मैंने, अब जो इंडियन ओरिजिन वाला अमेरिकन है वो भी अमेरिकन ही होता है ना। तो अमेरिका में जो टोटल रिच है उसमें अमेरिकन भी हैं, फॉरेन नेशन माने फॉरेन ओरिजिन वाले लोग भी हैं, अफ्रीकन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, चाइनीज ओरिजिन, वेस्ट इंडियन ओरिजिन, यूरोपियन ओरिजिन। उसमें अगर तुम अमेरिकन ओरिजिन को एक साइड में कर दो जो वहां का ओरिजिनल है, उनका उनके अलावा और जितना फॉरेन ओरिजिन है उसमें सबसे रिचेस्ट कैटेगरी में इंडियन ओरिजिन लोग आते हैं। अमेरिकन रिच के लिस्ट में भी इंडियन ओरिजिन का ही पलड़ा भारी है। समझा सर। समझा? अब डेटा आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पीछे समझ में कुछ आ रहा है बात? इंडियन बहुत कुछ कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। ये कोई सिर्फ बातों के लिए नहीं है, ये हिस्टोरिकली प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है। बस हम लोगों का प्रॉब्लम यही है कि हमारा देश का जो पॉलिटिशियंस लोग है ना, वो इंडियंस के अंदर जो क्षमता है ना उसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग पीछे चले जा रहे हैं, और इस तरह का गंदा राजनीति के कारण। इसलिए मुझे गुस्सा आता है, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा गुस्सा बोल देता हूँ। शायद आप लोग मेरे को सोचते हो कि ये कोई होगा, एंटी ममता होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे मैं कोई भी पॉलिटिशियन मेरे को खिलाता नहीं है, पिलाता नहीं है, ठीक है। कोई मेरा पेट मैं खुद करता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे को किसी पॉलिटिशियंस के फेवर में, अगेंस्ट में ऐसा कुछ नहीं। मैं पॉलिटिकल मुद्दे पे मैं उसका डिसीजंस पे बात करता हूँ। इंस्पायर मेरे को दोनों ही करता है, ठीक है। ममता दीदी का भी जो जर्नी है वो काफी इंस्पिरेशन वाला है, मोदी जी का भी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल वाला है। लेकिन तुम डिसीजन पब्लिक के लिए क्या ले रहे हो, ये मुद्दा होना चाहिए। मैं एनालिसिस पे बात करता हूँ, पर्सनल अटैक पे मैं कभी बात ही नहीं करता, क्योंकि वो इंसान कैसे है नहीं है, मैं थोड़ी ना उनके साथ रहता हूँ तो मेरे को पता चलेगा। शायद मोदी से दीदी अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि डिसीजन क्या ले रहे हो, पब्लिक के लिए क्या डिसीजन ले रहे हो, ये मुद्दा है। इस पे मैं बात, चलो ठीक है सर, सभी इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, समझ में आ रहा है ना। तो कंज्यूमर बिहेवियर पे एक्चुअली ये सब चीज आपको सीखने को मिलता है, कि मैंने आपको मैं क्या बताने का कोशिश करूँ कि भाई डिमांड जानने के बाद आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इसलिए डिमांड पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक एमबीए फाइनेंस, एक एमबीए मार्केटिंग, एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स, हर किसी को इकोनॉमिक्स जानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक बिजनेस का हिस्सा होना पड़ता है, और एक बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ता है। तो कैसे करोगे? ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सिंपल सिंपल चीजों में बात करूँ। सिंपल क्यों? क्योंकि मेरे नोट्स के अंदर मैं थोड़ा सिंपल तरीके से डिमांड को एक्सप्लेन करके रखा, इसलिए मैं मेरा नोट यूज ज्यादा करता हूँ पढ़ाने के टाइम पे। वहां पर थोड़ा ज्यादा इलाबोरेटिव कर दिया और कुछ नहीं। मेरा नोट तुम देखोगे वही बात है, थोड़ा सिंपल भाषा। ऐसे तुम कहीं से भी पढ़ो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इंस्टीट्यूट का नोट फॉलो करो। ये वाला ये भी सीए का ही नोट है, सीए सीएमए का ही नोट्स है, कहीं से भी पढ़ो। बस आप जानो, समझो और कॉन्सेप्ट क्लियर।
और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा कमाने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है, हाउ टू मेक मनी, उसका जवाब यही सब्जेक्ट है, और कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाउ टू मेक मनी का और कोई सब्जेक्ट नहीं। यूट्यूब में सर्च कर देना लोग, हाउ टू बिकम रिच, ठीक है, सब कुछ सर्च करता है हाउ टू बिकम रिच। रिच बनने का सर्च करके रिच क्या बनोगे आई डोंट नो। हाँ, नहीं, काफी काम कोई कौन करना चाहता है, काम कोई नहीं करना चाहता है, सबको बैठे 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 चाहिए। एक आध केस मतलब कुछ एक्सेप्शनल बातें अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है ना, ठीक है, आम आदमी कैसे जल्दी रीच हो जाए, ठीक है, और उसको लगता है कि बैठे बैठे ही रीच हो जाएंगे, और इसलिए वो बहुत फेमस सर्च वर्ड है, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑफलाइन, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन करो, आपको काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डिमांड सप्लाई का गैप ढूंढना है, और उस पर मेहनत करना है, रगड़ना है। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कहता है कि सबसे पहले आपको मैं, ऐसे तो इतना देर से मैं आपको जो बात कर रहा था सारा बात आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए समझ में आ गया। अब मैं आपके साथ मीनिंग ऑफ डिमांड पे बात करूंगा, किताबी बात अब आ रहा है सर। बुकिश लैंग्वेज, डिमांड refers to quantity of good or service that consumers are willing and able to purchase at various price during a period of time। क्या कहता है, डिमांड क्या है, refers to a quantity of good or service that consumers are willing and able to purchase at various price during a period of time। The question is that, सर यहाँ पर डिमांड के बारे में बोला कि भाई आप कितना गुड्स या सर्विस परचेस कर सकते हो, या विलिंग एंड एबल, दो बात यहाँ पर किया है सर, एक विलिंग वाला वर्ड यूज किया है और एक एबल टू वाला बात यूज किया गया। नॉर्मली हम लोग डिमांड के बारे में सोचते हैं कि जैसे माँ बाप बहुत बोलते हैं, तुम लोग जब माँ बाबा को बहुत ज्यादा तंग करते हो, बहुत कुछ कुछ बच्चे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना, बाबा मेरे को ये चाहिए, बाबा मेरे को वो चाहिए, है ना, तो बाबा माँ बाबा क्या बोलते हैं बच्चे को, ए तेरा ना डिमांड बहुत है, डिमांड कम कर थोड़ा, ठीक है। मानो माँ बाबा बहुत मेहनत करके किसी भी तरह से फैमिली चला रहे हैं, है ना, किसी भी तरह से आपका पढ़ाई का खर्चा चला रहे हैं, आप आके पापा को बोलते हो हमको ना अगले महीने आईफोन चाहिए, हमको कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जिद पकड़ के बैठ जाता है, क्यों, दोस्तों के पास आईफोन देखा है तो उसको भी चाहिए। अब क्वेश्चन इज दैट, मैं यहाँ पर पर्सनल जिंदगी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिमांड का ही बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बाबा अगर मैंने बच्चे का बाप अगर उसको आईफोन दिला सकता है तो बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इज दैट कि क्या यहाँ पर एक चीज है, विलिंगनेस तो होना ही चाहिए, विलिंगनेस के साथ साथ एबल टू परचेज भी होना चाहिए। मानो विलिंगनेस है पर एबल टू परचेज नहीं है तो उसे डिमांड नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिजायर बोलेंगे। इच्छा है, इच्छा होने को डिमांड नहीं बोलते, इच्छा के साथ साथ एबल टू परचेज, या फिर पॉकेट का पावर, सिंपल भाषा में परचेसिंग पावर भी बोलते हैं। तो विलिंगनेस के साथ साथ जब एबल टू परचेज सिचुएशंस भी हो तब जाके डिमांड एक्चुअल में काम करता है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं, वो डिजायर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके सामने से मानो एक मर्सिडीज बेंज निकल रहा है, ठीक है, गाड़ी देख के आप बोल रहे हो या रोल्स रॉयस, है ना, गाड़ी देख के आप बोल रहे हो कि ऐसे रोल्स रॉयस ज्यादा महंगा कार होता है ना। मैं ऐसा भी सुना हूं कि रोल्स रॉयस कार कंपनी हर किसी को नहीं देता, मैंने आपका परचेसिंग पावर होने से भी नहीं, हाँ उन लोगों को इनकम लेवल, स्टेटस लेवल बहुत कुछ चेक करता है, मैंने पैसा होने से ही नहीं देता है। मैंने गाड़ी का स्टेटस वही मेंटेन कर पाएगा उसी को गाड़ी बेचेगा, पैसा होने से ही नहीं बेच देगा, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ताकि स्टेटस बना रहे कि कौन गाड़ी यूज कर रहा है। केटीएम जैसा वैल्यू गिर जाएगा, केटीएम आजकल कोई भी ले रहा है। हाँ, रेंज रोवर, रेंज रोवर में भी ऐसा होता है क्या, अच्छा। तो पॉइंट इज दैट कि एक तो हो गया विलिंगनेस और दूसरा हो गया एबल टू परचेस, और एक चीज तीसरा चीज है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तीन इंपॉर्टेंट बात हो गया, आपको कोई गुड्स खरीदना है, कोई सर्विस खरीदना है, उसके लिए विलिंगनेस चाहिए, एबल टू परचेस का पावर चाहिए, एंड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। मैंने जब भूख लगा है तो उसका एक रिजनेबल टाइम पीरियड है ना, मानो आपको भूख अभी लगा है और खाना मिल रहा है नेक्स्ट दिन सुबह को,
डिमांड खत्म हो जाएगा ना। हेलो, आपका सीए का जो नीड है, अभी सीए पढ़ाई करने का जो नीड है, अभी जिस टेम्पो में आप पढ़ाई करोगे 5 साल बाद सेम डिमांड रहेगा आपका, या 3-4 साल का जो टाइम पीरियड है, यही एक्चुअली टाइम है पढ़ाई करने का। कोई कोई माँ बाप आके मेरे को पूछता है, कोई क्यों, बहुत लोग पूछते हैं, सर हम सोच रहे हैं बच्चे को अभी क्लास 10 के बाद या 12 के बाद कराएंगे, लेकिन कोई कोई बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं कराएंगे, पहले कॉलेज कॉलेज कंप्लीट होने दो, पहले कॉलेज कंप्लीट होने दो। कोई कोई तो और भी हद पार कर देता है, बोले मास्टर्स डिग्री हो जाने दो, एमकॉम या एमबीए जो भी होगा कर लेने दो, उसके बाद क्या पता, उसके बाद ये करवाएंगे। मेरे उनको डिसीजन पे कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत है कि क्या ये डिमांड रहेगा। जब ग्रेजुएशन के बाद कोई स्टार्ट करेगा, या जब कोई मास्टर्स के बाद स्टार्ट करेगा, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत मुश्किल होता है सर। ग्रेजुएशन के बाद 4 साल फिर से एक लगातार पढ़ाई करना कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपका और भी नीड सामने आ जाता है, आप और बड़े हो जाते हो, और मुश्किल होता है कि फोकस और हट जाता है। ये जो स्टूडेंट होने का जो अभी जो गर्मी है ना, स्टूडेंट का गर्मी समझते हो, गर्मी इन द सेंस जोश। कोई बोलेगा सर गलत गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। अब जिस देखो भाई, मैं बोलता हूँ आपको जिस लेवल में लेके जाना है आप लेके जाओ, ठीक है। मैं बोलता हूँ सीधा, आप उल्टा लोगे, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे मेरे को हर चीज का पता है, बट इतना सोच समझ के मैं बात नहीं करूँ, पागल हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपको, आप जैसे बोलते हैं ना लोहा गर्म है, तो ही उस पे क्या करना चाहिए, तभी उसका हथौड़ा मारना चाहिए, तभी उसका शेप बनेगा। तो अभी आप लोग गर्म हो, अभी आप पे हथौड़ा मारा जाए तो आप कुछ बन जाओगे, आपको एक शेप दिया जाएगा। मिट्टी कच्चा हो तो उस पर शेप दिया जा सकता है, मिट्टी एक बार बन जाए फिर क्या शेप दोगे उसमें। इसलिए अपना जो अभी जो तुम लोग का ये जो जवानी का जोश है ना, ठीक है, पढ़ाई करने वाला जोश, इस जोश को गिरने मत दो, इसको बना के रखो सर, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। याद रहेगा, हाँ, कि सर क्या क्या बोला था पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, जवानी का जोश, लोहा का गर्मी, हाँ, याद रह जाएगा। तो जिस चीज का जो टाइम पीरियड है उसी चीज के उसी के अंदर चाहिए, नहीं तो डिमांड खत्म हो जाता है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। एक है डिजायर, डिजायर फॉर ए कमोडिटी, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर डिजायर इज नॉट एग्जैक्टली द डिमांड। डिजायर के साथ साथ मीन्स टू परचेज भी होना चाहिए। जैसे कोई कोई होता है, जैसे मेरा एसी खराब हुआ है, मैं इसको ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ, और अगर ठीक नहीं होगा, ऑलरेडी दिखा दिया 2 डॉक्टर, नहीं होगा बोल रहे, ठीक है। अब मेरे को एक लेना ही पड़ेगा, पर जैसे मेरे को संडे का टाइम मिलेगा मैं जाऊंगा। तो कल ऐसे ही थोड़ा सा क्लास के बीच में टाइम मिला था, यहाँ सामने एक दुकान है, तो मैं जाके ऐसे ही रैंडमली उनको पूछ रहा था कि क्या दाम होगा, थोड़ा सा दाम वगैरह पूछने गया था। तो वो लोग ना मेरा एटीट्यूड देख के भी समझ गया था कि मेरे को लेना नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि मैं तो जाके खरीदने के स्टाइल से बात ही नहीं कर, और मैं जाके बोला कि मुझे लेना नहीं है, जाके पहले ही बोल दिया लेना नहीं है, दाम पूछना है। क्योंकि ना मेरे को पता है कि खाली फुकट में ये सब चीजें कैसे होता है। फिर भी प्रोडक्ट के केस में तो लोग पूछते हैं, सर्विस के केस में तो ये सब नॉर्मली नहीं होता है ना, खाली फुकट में आना, 10 सवाल करना फिर चले जाना, तो ये खराब चीज होता है। तो मेरे को इतना एथिक्स पता है, तो मैं गया जाके जस्ट इतना पूछा कि कितना टन का क्या दाम चल रहा है, तो उस हिसाब से, तो जैसे ही मेरा डिजायर तो है लेना पड़ेगा शायद, अगर ये ठीक नहीं होता है, आज लास्ट एक डॉक्टर को दिखाऊंगा, इसी का डॉक्टर, ठीक है। अगर वो बोलता है कि भाई ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो फिर इस वीक के अंदर एसी, नया एसी इंस्टॉल करवाऊंगा। तो मेरा डिजायर तो है, पर जब मैं बात करने गया था मेरा मीन्स टू परचेज नहीं था। तो वहां पर जो सेल्स गर्ल लोग थे, वो लोग मेरे को बार बार पूछ रहे हैं, सर आज लेना है, सर आज लेना है, आज ही लेना है सर, ठीक है। वो बेसिकली मेरा मीन्स टू परचेज कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक सेल अगर आज हो जाएगा उनका, तो फिर उनका भी कमीशन हो जाएगा, जो सेल करेगा उसका भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो वो मेरा मीन्स टू परचेज चेक कर रहा था, फिर मैं बोला नहीं नहीं आज नहीं लेना है, फिर मुंह थोड़ा उनका छोटा हो गया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, समझ रहे सर। तो डिजायर फॉर ए कमोडिटी होना चाहिए, मीन्स टू परचेज होना चाहिए। मेरे लिए इकोनॉमिक्स ना, मेरे लिए क्यों, इकोनॉमिक्स को ना जिंदगी के डे टू डे लाइफ का पार्ट बना दो। ठीक जैसे मैं आपको पढ़ाने के टाइम पे देखना, रोज
मरने का जिंदगी का ही एग्जाम्पल देता रहता हूँ, हर पॉइंट पे निकालो, हर पॉइंट पे एक लाइन बोलूंगा, डेली लाइफ उठा के लेगा। क्यों? क्योंकि मैं डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स को ऐसे फील करता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसी फीलिंग्स के साथ पढ़ाई करें, ताकि ये सब्जेक्ट अभी आपको तंग तो कभी ना करे, उल्टा इस सब्जेक्ट का आप फायदा उठा सको जिंदगी। एग्जाम का नहीं है, ऐसे ही पार हो जाएगा। जब इतना नॉलेजेबल हो जाओगे, एग्जाम क्या कौन सी चीज है? एग्जाम कौन सी चीज है? समझ में आ रहा है सर? मीन्स टू परचेस, विलिंगनेस टू पे। अच्छा ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, पर पॉकेट से पैसा निकालने का इच्छा है कि नहीं है? मानो मेरे को 30-40 हजार का खर्चा पड़ेगा, 45 भी पड़ सकता है, क्या मेरे को अभी 45 हजार खर्चा करने का? देयर इज अ डिफरेंस। विलिंगनेस टू मीन्स टू परचेस माने खरीदने का इच्छा जताना, ठीक है, और विलिंगनेस टू पे उसका नेक्स्ट में आता है। हाँ हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इच्छा तो है, मैंने पहले तो डिजायर है, फिर खरीदने का इच्छा भी हो गया, ठीक है, फिर तीसरे में विलिंगनेस टू पे, रेडी टू पे होना चाहिए, मैंने प्लान टू बाय। जैसे देखने दुकानदार पूछते हैं, सर प्लान कब कर रहे हैं आप? अब दुकान में जाके सर्वे करो तो दुकान में जो सेल्स में होते हैं या मार्केटिंग होते हैं, कि प्लान कब कर रहे हैं आप, मैंने वो बेसिकली आपका रेडी टू पे का वेट करता है। जब तक आप रेडी टू पे नहीं करोगे, तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। तो विलिंगनेस टू पे डिमांड का एक तीसरा पार्ट है। चौथा, सर्टेन प्राइस, दाम एक निश्चित होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी डिमांड एट ए गिवन प्राइस, यानी कितना क्वांटिटी कितने प्राइस। जैसे मेरे को उस दिन बोला 110 का एसी मोटा मोटी 40-41 ऐसा दाम बोला, 35 से 40 के बीच में बोला, स्टार के हिसाब से थोड़ा दाम चेंज हो रहा है, 3 स्टार 5 स्टार ऐसा ऐसा होता है ना, कोई कंपनी वारंटी ज्यादा दे रहा है, कोई कंपनी वारंटी कम दे रहा है, ऐसा ऐसा है। मोटा मोटी 35 से 40 हजार का मेरे को एक अप्रोक्स बजट दिया, थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है, वो तो मेरे को जिस दिन मैं लेने जाऊंगा तभी बोलेगा, ठीक है। सो सर्टेन प्राइस, अब सर्टेन प्राइस माने किस प्रोडक्ट का क्या दाम है ऐसा होना चाहिए। सपोज मानो एक एक एसी है, मानो एलजी का, अब मैं जाके पूछ रहा हूँ, वो मेरे को बोल रहे दुकानदार 40 का भी आएगा, 45 का भी आएगा, 42 का भी आएगा, एक ही प्रोडक्ट का बता रहा है। ऐसा बोलने से नहीं होगा, ठीक से बोलो, 40 की, 45 की, 42, माने प्राइस का सर्टेनिटी होना चाहिए एज पर दिस क्वांटिटी, कितना टन का क्या दाम और मॉडल के हिसाब से। एग्जैक्ट चीज बोलो, डिमांड हमेशा एग्जैक्टनेस पे होगा। माने अगर तुम वेराइटीज ऑफ दाम बोलते जाओगे, तो कंज्यूमर के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो प्रॉपरली डिमांड को रेडी कर पाए। समझ में आ रहा है सर? इसलिए सर्टेनिटी ऑफ प्राइस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर लास्ट पॉइंट तो आपको मैं अभी बोला, अभी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे सीए बनने का भूख, खाना, भूख लगे तो खाना खाने का भूख, तो कंटिन्यूअस फ्लो में होना चाहिए सारा चीज का, एक कंटिन्यूएशन फ्लो में। जैसे अभी मेरे को एसी खरीदने का भूख हुआ है, या एसी को ठीक करने का भूख हुआ है, लेकिन ऐसा करते करते मैंने मैं भूख को मार दिया और 1 साल ऐसे ही बिता दिया, इसका मतलब ये डिमांड है ही नहीं, इसका मतलब ये डिमांड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल पर डे बेसिस पे हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, जो जो प्रोडक्ट का जो सिचुएशन। 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड समझ में आया? डिजायर फॉर ए कमोडिटी, मीन्स टू परचेज, विलिंगनेस टू पे, सर्टेन प्राइस, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक मैथमेटिकल इक्वेशंस है। इक्वेशंस क्या है? व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, डिमांड को डिटरमाइन कौन करता है, माने डिमांड डिटरमाइन करने वाला फंक्शन क्या है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है सर, एफ ऑफ एक्स। प्योर मैथ्स में एक टॉपिक होता है फंक्शंस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं या फंक्शंस बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से जितना जरूरी है उतना जाने। मैंने किसी चीज का वैल्यू निकाला जाता है, सपोज y इक्वल्स टू, ऐसे बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, माने y का वैल्यू डिपेंड करता है x के वैल्यू के ऊपर। y के वैल्यू क्या होगा, x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। वैसा ही डिमांड तुम किस पर डिपेंड करते हो, तो डिमांड बोलते हैं कि हमारा कुछ वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ। तो डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ, कैसे बोलते हैं, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ P फॉर प्राइस, PR फॉर
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट रिलेटेड का एक पार्ट है, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। PR, वाई माने इनकम, वेरी गुड सर, इनकम ऑफ कंज्यूमर माने जो जिसका डिमांड है उसका इनकम। टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पसंद है कि नहीं, है ना। सो टी फॉर टेस्ट। ई फॉर नहीं, ई फॉर यहाँ पर मतलब है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस, कि भविष्य में दाम बढ़ेगा कि गिरेगा। जैसे मानो कि सोना का दाम बढ़ रहा है, पता है आप लोगों को, खबर रखते हो? क्या खबर खबर सर, आपको क्या, आपको जरूरत होगा गोल्ड का इसलिए आप खबर रख रहे हो। এখন মনে হয় 62 মতন। आज मेरे एक स्टूडेंट है स्टॉक मार्केट क्लास में, आप बोल रहा था 75,000 टका चल रहा है, 75,580। देखो सर लास्ट कितने महीने में हुआ है, सोना का दाम 58,000 समथिंग चल रहा था 2023 में, फिर लेटेस्ट में चल रहा था 64। एक महीने के अंदर सोना का दाम चला गया 10,000 टका पर ग्राम पे। हाँ मैंने ये इसका होता है 10 ग्राम, 10 ग्राम सोना में बोलते हैं 24 कैरेट ऑफ गोल्ड। हाँ हाँ कितना, 1 1 kg हिसाब होता है रुपा का, सिल्वर का हिसाब केजी में होता है, सोना का हिसाब 10 ग्राम पे होता है। इसका दो तरह का कैरेट होता है, एक 24 कैरेट भी होता है, एक 22 कैरेट भी होता है। कैरेट ज्यादा होने से ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, प्योरिटी ज्यादा अच्छा होता है। 22 कैरेट कभी खराब नहीं है, बट प्योर 24 कैरेट ज्यादा प्योर है, ऐसा माना जाता है। तो ये कोलकाता मार्केट का रेट है मोटा मोटी। बाकी इंडिया का हर मार्केट में, दिल्ली मार्केट का क्या बनेगा, कहाँ, दुबई में। दुबई में सोना सस्ता इसलिए है क्योंकि वहां पर सरकार टैक्स कम लगाता है, वो लोग खरीदता भी ज्यादा है। बेसिकली सरकार अगर गोल्ड ज्यादा खरीदता है, बस पैसा ज्यादा है, ऊपर से गवर्नमेंट टैक्स कम लगाता है, तो तुमको सस्ता में सोना मिलता है, ठीक है। ये सरकार हमारे यहाँ पर देश में टैक्स बहुत लगाता है, ठीक है। ऊपर से सरकार इतना गोल्ड रिजर्व परचेस नहीं कर पाता, जितना डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई उतना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप सर, 75,000 टका गोल्ड का दाम चला गया। जो लोग मेरे कुछ स्टूडेंट है जो लोग कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करता है, ठीक है। अभी इसका दाम इतना बात ज्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि रिसेंटली एक वार चालू हुआ, आपको पता होगा। वार इंटरनेशनल एक वार चालू हुआ, पता है आप लोगों को? नहीं, वो तो 1 साल पुराना, 2 साल पुराना बात है। अभी फिर से चालू हुआ, ईरान वर्सेस স্যার इजराइल, ইসরায়েল ইরান। इजराइल वर्सेस ईरान। ईरान ने ऑलरेडी मिसाइल अटैक करना चालू कर दिया, 9 मिसाइल भेजा है। लेकिन इजराइल के पास बहुत पावर है सर, उसका टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है कि इजराइल उसको डिसमेंटल कर देगा। लेकिन ईरान बोला कि हम छोड़ेंगे नहीं इजराइल। अब उनके वार के कारण, क्योंकि वो लोग काफी पावरफुल नेशन है, अगर वहां पर वार चलेगा तो इंटरनेशनल सिनेरियो में हिलेगा, जिसके कारण गोल्ड के दाम पे ये हालत हुआ है। स्टॉक मार्केट लगातार गिरता गया है, लास्ट 10-15 दिन में स्टॉक मार्केट लगातार गिरा है 1,000-2,000 पॉइंट पे, और सोना का मार्केट डे बाई डे बढ़ रहा है। क्योंकि जिसके पास, क्योंकि जब वार होता है ना, तो लोगों को लगता है कि आगे अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो गोल्ड जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वार सिचुएशंस में अगर जिसके पास पैसा है वो गोल्ड खरीद के रख लेता है। इवन हमारे देश के RBI भी रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड परचेज किया। इतना गोल्ड का डिमांड बढ़ गया है, सब कोई अपना पैसा गोल्ड में डाल रहे हैं, और इसलिए इतना कम समय में गोल्ड का प्राइस इतना पार हो गया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है कमोडिटी मार्केट, इसमें ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होता है, इसको कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। ज्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो और अगर आप ये सब स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट का पढ़ाई करते हो, तो आप इंटरनेशनल सिनेरियो को एनी मोमेंट एनालिसिस कर सकते हो।
तो जो स्टूडेंट मेरा स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट का पढ़ाई करता है, क्लास होता है मेरा उसका भी, तो उसमें मेरे को 10 दिन पहले पूछा था दादा गोल्ड का क्या लग रहा है, तो मैंने जब वार सिचुएशन हुआ मैं बोला ट्रैक कर, मुझे लग रहा है गोल्ड का सिचुएशन बढ़ सकता है, लेकिन इतना बढ़ेगा इतना मैं भी नहीं समझा। गोल्ड का भी दाम बढ़ गया, और ये देखो देख रहे हैं सर सर गोल्ड का प्राइस। हाँ बोलो सर। हेलो हाँ बोल बोल सुन सी। सर, वो कोई ऐसे पर्सन का नाम बताया ना जिन्होंने इस कम्युनिटी मार्केट में बहुत बड़ा हाथ मारा हो। कमोडिटी मार्केट में किसने बहुत हाथ मारा हो? मतलब बहुत बड़ा, मतलब काफी इनकम किया हो इस मार्केट में। इस मार्केट में काफी बड़ा इनकम किया हो? मैं अभी तो मेरे को कोई नाम ऐसे याद नहीं आ रहे हो। तू जानते है किसी को? नहीं, मैं ही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। नहीं सर, ये काफी लोग करते हैं इस मार्केट में। ये मार्केट समझना थोड़ा सा और इलाबोरेटिव है, स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा बड़ा मार्केट है ये, और इसी मार्केट के ऊपर स्टॉक मार्केट भी काफी डिपेंड करता है। तो ये जान गया जो ना, वो इकोनॉमी जान गया। जैसे झुंझुनवाला साहब थे, राकेश झुंझुनवाला, स्टॉक मार्केट के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर रिसेंट ट्रेंड में विजय अग्रवाल, विजय केडिया बोल के एक है, कोलकाता बेस्ड एक काफी फेमस ट्रेडर है। वो करेंसी कमोडिटी स्टॉक हर एक केस में किया है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल में आप वारेन बफेट को तो नाम सुने ही होंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल सिनेरियो में है। फिर चार्ली मुंगेर है जो म्यूचुअल फंड स्टॉक कमोडिटी हर चीज में काफी नॉलेज रखते थे। और एक है डॉली खन्ना बोल के, अभी एक इंडियन ट्रेडर है, साउथ बेस्ड है मोस्ट प्रोबेबली। डॉली खन्ना एक लेडी है, काफी अच्छे ट्रेडिंग करते हैं, काफी पॉपुलर है। तो ये लोग स्टॉक में भी काम करते हैं, कमोडिटी में भी करते हैं। ठीक है, बट हाँ एग्जैक्टली सिर्फ कमोडिटी में बहुत सक्सेसफुल है ऐसा कोई नाम मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे को पूछ रहा है स्नेहा से, इसलिए मैं बोला। तो बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब आपको डिमांड का एनालिसिस हो जाए ना, ठीक है, तो उसके बारे में आपको काफी आइडिया हो जाता है, तो आप इसके बारे में भी काफी डिटेल्स नॉलेज ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स हर मतलब आगे जाके जितना भी एडवांस चीजें हैं ना, हर चीज का द्वार है इकोनॉमिक्स, मैंने एंट्री गेट है ये। इकोनॉमिक्स का नॉलेज रहेगा तो बाकी चीज में भी आप अपने आप को बना पाओगे। तो थोड़ा दिखा दिया सर, और रिसेंट सोना का दाम का भी थोड़ा आइडिया दे दिया आप। ऐसे सिर्फ गोल्ड नहीं, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कॉपर जिंक कॉटन कैंडी लेड मसाला, बहुत चीजें हैं सर जिसके अंदर ट्रेडिंग किया जाता है। ट्रेडिंग माने आपको एक्चुअली में घर पे नहीं लाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको घर पे गोल्ड खरीद के लाना है जैसे नॉर्मली लोग लाते हैं। ये वर्चुअली रहेगा, और सब सरकारी है, ये एमसीएक्स सरकारी एक्सचेंज है। आपके नाम पे गोल्ड जैसे स्टॉक रहता है वैसा गोल्ड रहेगा। जब दाम बढ़ जाए बेच दो, तब जब दाम कम कम हो खरीद लो। उल्टा भी करते हैं कभी लोग, तो ज्यादा दाम पे पहले बेच देते हैं बाद में खरीद लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। बहुत सारा चीज होते हैं, मैं ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जा रहा। ठीक है। हाँ सर। अब वर्चुअल गोल्ड नहीं है, गोल्ड ओरिजिनल है, बट तुमको घर पे गोल्ड रखने का जरूरत नहीं। जैसे आजकल का न्यू जनरेशन इतना गोल्ड पहनना वगैरह में पसंद नहीं करता, तो वो लोग क्या करता है वो, लेकिन उनको बिजनेस पे आइडिया है, तो वो गोल्ड खरीद के रखेगा। तुम इसको बाद में चाहो तो फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कोई वर्चुअल गोल्ड नहीं है, ये वर्चुअली ट्रेड होके तुम्हारे नाम पे रहेगा, तुम्हारे नाम पे सर्टिफिकेट बना रहेगा कि तुम्हारे पास कितना गोल्ड है। फिर जब तुम कल बेच दोगे मार्केट में, तो उसके हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट भी आ जाए। अब जैसे 64,000 में जिन्होंने बाई किया था, 10 दिन में 74,000, 10,000 टका पर ग्राम में प्रॉफिट किया। इसका अलग से इंडेक्स चलता है। ठीक है, इसके लिए आपको मार्केट डिमांड सप्लाई सिचुएशन समझना पड़ता है ना। मैं बोला ना हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी या हाउ टू बिकम रिच, इसका जवाब कौन देता है? आपको मैं पग पग में मैं प्रमाण देता जाऊंगा। देना भी पड़ता है सर, है ना, प्रमाण देना भी पड़ता है। चलो, तो डिमांड भाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? तो डिमांड बोलते हैं भाई हम तो प्राइस पे, प्रोडक्ट पे प्राइस पे डिपेंड करते हैं, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करते हैं, पब्लिक के इनकम पे डिपेंड करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। जैसे अभी दाम बढ़ रहा है, अभी इंटरनेशनल सिनेरियो का एनालिसिस बोल रहा है कि गोल्ड का दाम और 25% बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है? और 25%। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा है जानते हो? सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है जो गोल्ड का बिजनेस करता है, क्योंकि उनको अभी मार्केट से खरीदना पड़ेगा ज्यादा दाम पे, और उनको डर है कि आगे इसका दाम और कितना बढ़ेगा। अगर ज्यादा दाम बढ़ेगा तो मार्केट में भी, अब इसमें क्या दिक्कत होगा, गोल्ड गोल्ड का दाम बढ़ने से पब्लिक इसका ज्यादा डिमांड करेगा कि कम डिमांड करेगा? पब्लिक जो ज्वेलरी के लिए जाएगा मार्केट में, सपोज जब दाम
जब दाम 60,000 टका 10 ग्राम का चल रहा था, जब 60,000 टका 10 ग्राम का दाम चल रहा था, अभी 74,000 टका दाम चल रहा है। सो 10 दिन पहले दाम नॉर्मल था, अभी 10,000 12,000 में दाम बढ़ गया। तो पहले जो लोग गोल्ड खरीदने का सोच रहा था, अब वो क्या करेगा? यानी कम से कम 100 में से, आई थिंक 100 में से 50% लोग तो अभी नहीं खरीदेगा, यानी 50% मार्केट डिमांड घटेगा अभी। और इसमें जो गोल्ड का बिजनेसमैन है उनको थोड़ा दिक्कत होगा कि उसका मार्केट डिमांड में इशू हो, लेकिन उनका एक फायदा भी होता है। पहले वो सस्ता दाम पे जो गोल्ड खरीद के रखा था, गोल्ड हमेशा करंट रेट में बिका जाता है, पता है आप लोगों को? मानो इससे पहले वो 60,000 में जो गोल्ड खरीद के रखा था, अभी उसी को वो 74 में बेचेगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस होगा, लेकिन मार्केट डिमांड में इशू जो उसके बिजनेस को हैम्पर करेगा। अगर वार सिचुएशन ज्यादा दिन तक बना रहे तो उनके बिजनेस पे हैम्पर होगा। लेकिन थोड़ा राहत का बात यही है कि पुराना दाम पे जो सोना खरीदा हुआ है, वो सोना तुम अभी महंगा दाम पे बेच सकते, यानी तुमको दोनों एंगल से नहीं मारेगा, ठीक है? एक में मारेगा तो दूसरे में थोड़ा सा मलम भी लगाएगा। हर बिजनेस का अपना अपना रिस्क सिचुएशन होता है। दाम बढ़ने के कारण मार्केट डिमांड खराब होता है, लेकिन दाम बढ़ने के कारण पुराना दाम पे खरीदा हुआ चीज ज्यादा दाम पे बेच के तुमको फायदा भी हो जाता है। समझ में आ रहा है सर? इतना सारा बात हो रहा है सर, बहुत ज्यादा बोल दे रहा हूँ क्या? अरे चलो, तो डिमांड भाई तुम किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइस पे। तो क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इस रिलेटेड सवाल कर ही लेता है, कुछ ना कुछ पॉइंट उठा के कर लेगा। कहां से करेगा, क्या करेगा पता नहीं, बट इस रिलेटेड क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। 1 नंबर 2 नंबर तो रहेगा ही, माने सिर्फ ये 4 पॉइंट से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। मैं आपको बताता हूँ सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या है। ये लैटिन फ्रेज है, अगेन लॉ में भी है इधर भी है। सेट्रिस पेरिबस माने है अदर थिंग बीइंग इक्वल। अदर थिंग बीइंग इक्वल को सेट्रिस पेरिबस कहते हैं, कि जब बाकी चीज कांस्टेंट रहता है। सर बाकी चीज कांस्टेंट बने, ये जब डिमांड इक्वल्स टू, मैं बोला आपको फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई एंड ओ, इसमें अगर बाकी चीजों को स्थिर कर दो, क्या कर दो? स्थिर कर दो। ये जो बार लगा दिया ना, मैथमेटिक्स में बार लगा के किसी भी चीज को फ्रीज किया जाता है या कांस्टेंट किया जाता है, ऐसा होता है मैथमेटिक्स में, ऐसा यूज होता है। ऐसे मैं मैथ्स का बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना इकोनॉमिक्स के लिए चाहिए होता है मैं कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट, मेरे पास मैथ्स का नॉलेज मेरा बहुत खराब है, सीरियस। यहाँ पर बार लगा के क्या कर दिया सर? स्थिर कर दिया, फ्रीज। तो इसको बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। फिर प्राइस को वैरी करेंगे, किसको वैरी करेंगे? प्राइस को, बाकी चीज को कांस्टेंट कर देते हैं। अब क्यों करते उसके भी मैं बताता हूँ। तो बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस के साथ इनवर्सली रिलेट करता है। इनवर्स माने ऑपोजिट में रिलेट करता है, माने दाम बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है, और दाम कम जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ठीक जैसे अभी गोल्ड के केस में पब्लिक के साथ हो रहा है, क्योंकि गोल्ड का दाम बढ़ गया तो पब्लिक का डिमांड कम हो जाएगा। कल जब फिर से गोल्ड का दाम कम हो जाएगा, फिर से शायद पब्लिक का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना? ऐसा किसी भी चीज के साथ होता है कि नहीं होता? लेकिन कभी कभी इसका एक्सेप्शंस भी होता है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ, है ना? प्रेस्टिजियस गुड्स पे होता है, जैसे मानो डायमंड, गोल्ड भी है कि अगर वो महंगा है, सपोज तनिष्क का कोई गोल्ड का ज्वेलरी, ठीक है, इंफीरियर गुड्स पे होता है, दाम बढ़ता है फिर भी खरीदते हैं, ठीक है, आगे बताते हैं सर। लेकिन अभी इंफीरियर के में, हाँ बोलो। अच्छा मैं इंफीरियर पे बाद में डिस्कशन करता हूँ, तब मेरा तेरा सारा कॉन्सेप्ट में सुन लो, ठीक है? अभी क्या हो जाएगा ना, पूरा पूरा स्टेप जंप हो जाएगा, ठीक है?
So other things being equal, demand of a commodity is inversely related to its price. So when price increase, then demand decrease, and when price decrease, then demand increase. इसको vice versa भी बोलते हैं. अब इस चीज को क्या बोला? Other thing remaining constant. If price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. This is the very basic concept. और ऐसा होता भी है. अब इस चीज को यहाँ पर सटरिस परिबस क्या होता है? ये जो आदत थिंग को कांस्टेंट किया गया. now मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, हाँ सर ये तो पता चल गया कि दाम कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, और दाम ज्यादा होता है तो डिमांड कम जाता है, दाम कम होने से डिमांड बढ़ जाता है. ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना. कल जब प्याज का दाम बढ़ के 100 रुपया केजी हो जाता है तो पब्लिक पहले से कम प्याज खाती है. ये सुनो, टमाटर का दाम कुछ दिन पहले 300 टका 400 टका केजी हो गया था, तो घर पे लोग ना 2-2 टमाटर खरीद के लाता. नॉर्मल इंसान को 400 टका केजी टमाटर नॉर्मल जाते हैं तो 1 केजी टमाटर लोग खरीद के लाई ऑटोमेटिक खरीदते हैं. अब 400 टका केजी माने पूरा मार्केट एक दिन का बाजार करते हैं 400 टका में. वहां पर तुम 400 टका में सिर्फ टमाटर खरीद के लाओगे? इज इट पॉसिबल फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली टू बेयर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस? नॉट पॉसिबल ना सर. तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा भाई 250 दे दो. वो भी 250 में कितना टमाटर आता है? 4 टमाटर. तो 250 टमाटर का दाम हो जाता है कितना? 400 टका केजी, तो 500 का दाम है 200, तो 250 का दाम हो जाएगा 100 रुपया. तो 250 टमाटर में 4 या 5 4 टमाटर हार्डली आता है मॉडरेट साइज का. वो बोलते हैं नहीं नहीं 100 रुपया में 4 टमाटर में नहीं लूंगा, लेकिन टमाटर चाहिए क्योंकि आज घर में चिकन कसा होगा. ठीक है. हाँ? फिर वो 2 टमाटर मांगेगा. एक में अगर बीबी डांट देते तो ठीक है. फिर 2 टमाटर के लिए उसको 50 टका देना पड़ेगा. 25 रुपया पीस. सुनने में कैसा लग रहा है ना? हाँ, हार्ट अटैक जैसा आ रहा है, बट ऐसा होता है. ऐसा सच में होता है. तो ऑटोमेटिकली डिमांड घट जाता है, क्योंकि जब तुम्हारे इनकम का एक बड़ा सा पोर्शन चला जाता है ऑटोमेटिकली डिमांड घट जाएगा. तो ये नॉर्मल इकोनॉमिक सिनेरियो है जो दिखता है. अब यहाँ पर आपको जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ या जो मैं पूछने जा रहा हूँ, मुझे ये चीज बताओ कि सर जब प्राइस को वेरिएबल करके डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं तो अदर थिंग को कांस्टेंट करने का क्या मतलब है? क्यों क्यों किया? क्या प्रॉब्लम होगा? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा. गुड थिंग. मैंने बेसिकली उसका पॉइंट एकदम सही है कि जब किसी चीज को एसर्टेन करना है, किसी का डिमांड एसर्टेन करना है, निश्चित तरीके से किसी का डिमांड को फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ चीजें एजम्पशंस करके चलना पड़ेगा. और वो एजम्पशंस ऐसा है कि जब सिर्फ प्राइस मेन क्राइटेरिया होता है ना, तो बाकी चीजों को भूलना पड़ता है. से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, चल तुझे ही पूछ लेता हूँ. जैसे यहाँ से वीआईपी रोड से उल्टाडांगा जाना है, या वीआईपी रोड से मानो, हाँ चलो उल्टाडांगा विधाननगर स्टेशन जाना है, कितना भाड़ा लगेगा? कितना भाड़ा लगेगा? अच्छा यहाँ से अगर मान तेरे घर पे ही तू जाएगा रिक्शा करके ऑटो करके, कितना भाड़ा लगता है? 25 टका लगता है. तेरे को घर जाने में कितना भाड़ा लगता है? 15 रुपीज. तो किसका भाड़ा बोला? किस चीज का भाड़ा बोला? बस का कि ऑटो का? अच्छा तुमने किस चीज का भाड़ा बोला? हाँ बस का. तुमने रिक्शा का, ऑटो का. ठीक है. मैंने किसी को बोला तो नहीं था कि किस चीज का भाड़ा पकड़ना है. सब अपने अपने हिसाब से बोल दिया. क्यों भाई? तुम कैब भी बोल सकते थे, तुम टैक्सी बोल सकते थे, तुम पैदल भी जा सकते थे, फ्री में पहुंच जाते. हाँ लेकिन तुमने, उसने बोला बस का, क्योंकि वो मेनली बस कम्यूटर है, वो बस पकड़ता है ज्यादा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली बस बोला. इसका जो रूट है इसमें बस मिलता नहीं है या कम मिलता है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली ऑटो वाला रूट पकड़ा. ठीक है. 10 रुपये, इसलिए वो ऑटो ही प्रेफर करता है. ठीक है. तो
क्वेश्चन यही है कि जब किसी पर्टिकुलर चीज का डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं तो बाकी चीजों को कांस्टेंट करना पड़ा। मैं एक बार मेरे कॉलेज में, तो फर्स्ट टाइम मैं कोलकाता में मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, एमबीए, मोस्ट प्रोबेबली एमबीए था। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने दोस्त मैंने अभी क्या बोलते हैं उसको, क्लासमेट। तो उसके साइड में बैठा, तो बात करते करते पता चला कि वो आसाम से, तो आसाम गुवाहाटी से। तो वो मेरे को पूछता है, भाई तेरे को यहाँ से, तेरा घर यहाँ से कितना दूर है? तो मैं बोला मेरा एक्चुअल नेटिव झारग्राम में है, तो यहाँ से झारग्राम जाने में मोटा मोटी अगर लोकल ट्रेन में जाओ तो 5 से 6 घंटा लगता है, और अगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ो तो 3 से 4 घंटा लगता है। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम। अब मैं उसको जब पूछा तो वो मेरे को बोलते हैं 45 मिनट्स लगता है। तो मैं उसको पूछा, भाई तू गुवाहाटी 45 मिनट्स में कैसे पहुंच जाता है? लेकिन मेरा दिमाग में ये बात आया ही नहीं कि वो फ्लाइट में जाता है। ये देख, तुम लोगों को भी नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं उसको पूछा भी तेरे को यहाँ से घर जाने में कितना टाइम लगता है? वो बोलते 45 मिनट्स लगता है। लेकिन मैं नॉर्मली फ्लाइट कमिटेड नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में ये बात चला ही नहीं कि वो फ्लाइट का बात कर रहा है, और बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दिया। और जब वो मेरे को पूछा था तो मैंने, एक तो मेरे रूट में फ्लाइट चलता भी नहीं है, दूसरा मैंने बाकी चीजों को कांस्टेंट कर ट्रेन का चीज को पकड़ा। मैं बस भी ले सकता था, मैं कैब करके भी जा सकता हूँ। कैब करके जाओगे तो 5,000 टका भाड़ा आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, उससे फ्लाइट, लेकिन मेरे रूट में तो फ्लाइट चलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल सिचुएशंस पे है, फ्लाइट कहाँ से लाओगे? तो पॉइंट यही है कि जब आप एक चीज को एनालिसिस करना चालू करो तो बाकी चीज को ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ता है? constant। तो इसलिए जब तुम किसी का डिमांड फाइंड आउट कर रहे हो थ्रू देयर प्राइस, तो बाकी को कांस्टेंट करना। इसीलिए सर आदत, टावर चला गया था सर, हाँ इसीलिए समझ गया, मिस्टेक मतलब। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, इसीलिए जब तुम एक चीज का डिमांड एनालिसिस करने बैठो और उसका प्राइस को अगर मेन क्राइटेरिया पकड़ते हो, तो जब प्राइस को मेन क्राइटेरिया पकड़ोगे तो बाकी को कांस्टेंट करो। और जब बाकियों को कांस्टेंट नहीं, मैंने एक भी ऐसा सिनारियो भी आता है जब प्राइस को फिक्स कर देते हैं और बाकियों को वेरिएबल कर देते हैं। ये दोनों चीज आगे आगे डिस्कस में करूंगा। इसको कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी चीज डिमांड को डिटरमाइन नहीं करता, बाकी चीज भी डिमांड को डिटरमाइन करता है। कभी कभी प्राइस लोग देखता ही नहीं है, पसंद है ले लो, है ना? ऐसा भी लोग होते हैं ना, पसंद है पर लेना है, भाई प्राइस से क्या लेना देना। कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं, दाम इज द मेन क्राइटेरिया। सपोज शॉपिंग मॉल में जाते हो, कोई ड्रेस पसंद आ गया, कोई जीन्स पसंद आ गया, ठीक है, पसंद आ गया तो फिर पहन के ट्रायल देके लेना है। जब जा रहे हो पेमेंट करने, तब देख रहे हो भाई 5,000 टका जीन्स का दाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली सोचा था 5,000 टका पूरा शॉपिंग करेंगे, अपना भी बीवी का भी, या घर में और भी जो है, माँ पापा निकला था 5,000 में सबका शॉपिंग करेंगे। और जीन्स पसंद आया 5,000 का अकेला पेपे का। पेपे जीन्स नॉर्मली महंगा ही आता है, इसलिए मैं ना शर्माता नहीं हूँ, पहले जाके टैग उठाता हूँ। चाहे कुछ भी पूछे, भाई उसको बेचना है मेरे को खरीदना है, पैसा कौन सा उसका ससुर मेरे को देगा? तो समझ में आ रहा है मेरा बात? तो मैं पहले टैग देखता हूँ, पसंद ठीक है बट पहले टैग देखो, क्योंकि एबल टू परचेस भी तो होना चाहिए। उसको तो क्या, वो जो बेचने वाला तो आपको कुछ भी बेच दे। ठीक है, तो मैं पहले पहले टैग देखूंगा, फिर अगर मेरे को डिमांड, मेरे डिमांड के साथ जा रहा है तो मैं हाँ बोलूंगा। 204 से एडजस्ट कर सकते हैं, बट 3,000 4,000 एडजस्ट पॉसिबल नहीं होता, है ना? तो फिर वो क्या करे, डिजायर को पॉकेट में रख के जाना पड़ता है, भले ही कितना ही पसंद आ जाए, है ना? फिर भी लड़का लोग किसी भी तरह से अपने आप को मना लेता है, लड़की लोगों को बहुत दिक्कत होती है ना, कोई ड्रेस पसंद आ गया और वो नहीं ले पा रहे, बहुत दिक्कत होती है मन में। मैं देखा हूँ ज्यादातर केस में, आजकल समझदार लड़की भी बहुत है, ऐसा बात नहीं। समझ में आ रहा है ना सर? तो फिर पहला हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, बिकॉज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। और अदर थिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है ये भी मैं आपको, क्यों अदर थिंग को कांस्टेंट करना। सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स माने रिलेटेड कमोडिटीज नॉर्मली दो तरह का होता है,
एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री टाइप्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट टाइप्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री टाइप्स क्या होता है, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? मैंने जिसका अकेला का कोई दाम नहीं है। एग्जाम्पल दे दें, हाँ, ब्रेड और बटर, हाँ चलेगा। और बताओ, हाँ, कार एंड पेट्रोल, वेरी गुड सर। और बताओ, हाँ, और बता, पेन एंड इंक, बिल्कुल। ऐसे आजकल पेन इंक का यूज उस तरह का सर नहीं होता है, पर फिर भी चलेगा। पेन एंड इंक, है ना, वो जो इंक पेन पहले वो मिलता था ना, इंक अलग से लेना पड़ता था और पेन अलग से लेना पड़ता था। हाँ, रिफिल भी होता है, हाँ, पेन एंड रिफिल भी बोल सकते हो, पेन एंड रिफिल बोल सकते हो। हाँ, पेन और कैप कैसे होगा? पेन के साथ कैप तो ऑटोमेटिक आता है, अलग से सर लेना लैपटॉप पड़ेगा और सर। चार्जर। लैपटॉप एंड चार्जर, वेरी गुड। है ना, मोबाइल फोन एंड चार्जर। आईफोन तो चार्जर देता नहीं है ना, अलग से खरीदना पड़ता है ना। हाँ, आजकल बड़े बड़े ब्रांड का ऐसे ही आ गया, वो सिर्फ फोन देगा, चार्जर नहीं देगा। और छोटा छोटा ब्रांड चार्जर के साथ ही देता है, कॉम्बो करके। ये बड़ा ब्रांड नहीं देता, वो बोलता है कि भाई चार्जर अलग, फोन अलग। ठीक है, तो लैपटॉप एंड चार्जर, वेरी गुड। देखो आप लोग खुद ही समझ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि जो दोनों गुड्स एक साथ, माने हस्बैंड वाइफ के, एक के बिना दूसरे का कोई वैल्यू नहीं। हस्बैंड के बिना वाइफ का वैल्यू नहीं, वाइफ के बिना हस्बैंड का वैल्यू नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तभी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं। मैंने लेडीज लोगों को क्या बोलते हैं, पुरुष का आधा अंग है वो। शिव जी का एक रूप भी होता है अर्धनारीश्वर। स्पिरिचुअलिटी का अलग ही लेवल है, छोटो डिस्कशन अलग हो जाएगा। ठीक है। कभी अगर मौका मिले जिंदगी में, कभी अगर मौका मिले तो कोयम्बटूर जाना, वहां पर एक ईशा योगा सेंटर है, वहां पर ना एक शो होता है। मैं तुमको स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो अपना अपना पसंद है। वहां पर एक आदि योगी शो होता है, लाइट एंड साउंड शो। उसमें वो ये कोयम्बटूर में भी होता है, बैंगलोर में भी उसका एक सिमिलर हुआ है, और एक अभी बॉम्बे में भी चालू हो रहा है। कोलकाता में होने का भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इधर उतना वॉलेंटियर नहीं, मैंने डोनेशन चाहिए होता है भाई, बहुत करोड़ों का खर्चा होता है। तो एक बहुत लंबा सा आदि योगी का स्टैचू होता है, उसमें आदि योगी में मैंने बेसिकली शिव जी किस तरह से हमारे इस पूरा सृष्टि को चलाता है, और सृष्टि को किस तरह से उन्होंने बनाया, और जो नॉलेज है, जो वेद का सेंस है कैसे बना, नारी पुरुष का संपर्क कितना स्पिरिचुअल लेवल का हो सकता है, माता पार्वती और शिव जी कैसे एक है, अलग नहीं है। ठीक है, ये सब चीज को लाइट एंड साउंड शो की तरह से समझाया। देखोगे ना, मतलब पागल ही हो जाओ। हाँ, अगर किसी को सेंस है वही समझ पाएगा, जो एकदम बिना कारण का क्या कुछ चल रहा है, हाँ, वो भी देख के समझ में आएगा कि कुछ तो हो रहा है। ठीक है, काफी लोग जाते हैं सर, लोकल टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, दूर से भी लोग देखने जाते हैं। लाइट एंड साउंड शो बहुत ही अलग ही लेवल का साउंड शो होता है। चलो ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो फिर क्या हो गया, दोनों गुड्स एक साथ है तो कुछ काम का है, नहीं तो नहीं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे एक चीज बताओ, चलो पेट्रोल एंड बाइक का ही बात कर लेते हैं। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो बाइक का डिमांड का क्या होगा? इफ पेट्रोल प्राइस इंक्रीजेस देन बाइक का डिमांड का क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, अगर बाइक का दाम बढ़ जाए तो पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि पहले जो लोग पेट्रोल खरीद सकता था, हाँ, सपोज बाइक का दाम, बाइक का प्राइस इंक्रीज हो गया, बाइक का प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ पेट्रोल का डिमांड का क्या होगा? क्योंकि दाम बढ़ेगा तो जो लोग पहले बाइक खरीदने का सोच रहा था वो लोग नहीं खरीदेगा। अभी अगर तुम देखो ना, आज से 10 साल पहले घर घर में कितना बाइक था और आज कितना बाइक है? पहले 10 साल पहले लोगों के घर में कार कितना होता था, अभी कितना घर में कार है?
तो जितना कार बड़ा है, जितना बाइक बड़ा है, पेट्रोल का कंजम्पशन भी बड़ा है। पहले पूरा पाड़ा में एक जन के घर में बाइक होता था। एक टाइम था, एक एरिया में पूरा पाड़ा के अंदर एक के घर में बाइक होता था। फिर एक टाइम आया कि सबके घर में बाइक आ गया। फिर एक टाइम आया कि सबके घर, पूरा पाड़ा में एक के घर में सिर्फ कार बनता है। अभी ऐसा हो गया कि अभी हर किसी का कार है, रखने का जगह नहीं है, रास्ते में रखते। देखो देखो ना, अभी आदमी से कार ज्यादा है, तो जितना कार ज्यादा हो रहा है पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ रहा है, क्योंकि कार सस्ता हो रहा है। अब हर कोई खरीद सकता है, ऐसा सिचुएशन हो गया। एज वेल एज पब्लिक का इनकम भी बढ़ रहा है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, सबसे बड़ी बात, पब्लिक का इनकम, रोजगार बढ़ा है। रोजगार बढ़ा है बोल के ही कार लेना सुविधा हो रहा है। पहले ऑन एन एवरेज इनकम होता था बनो 2 लाख 3 लाख, अभी ऑन एन एवरेज इनकम है 5 लाख। इंडिया का एवरेज इनकम भी बढ़ा है एनुअल। तो एनुअली 5 लाख कमाएगा, अगर साल भर का 1 लाख भी या 50,000 भी गाड़ी के पीछे इंस्टॉलमेंट भरेगा, तो मोटा मोटी 5-7 साल में गाड़ी का इंस्टॉलमेंट चुकता कर देगा। हर कोई गाड़ी ले सकता है, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, फिर एक का दाम बढ़े तो दूसरे का कंजम्पशन घटे, यानी उल्टा होता है। तो ये बात याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप कैसा होता है, प्रोडक्ट के साथ डिमांड का, यानी प्राइस के साथ डिमांड का। ये पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली, जैसे कि टी एंड शुगर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक एटसेट्रा, जो आप लोग भी खुद ने बोला। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन between change in price of one and demand complementary goods. That means other things being equal, a fall in price of one will cause the demand of other to rise and vice versa. एक का दाम कम होता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है, एक का दाम बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड घटता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन, ठीक है, याद रहेगा। इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन माने ऑपोजिट रिलेशन। एक का दाम बढ़ा दूसरे का डिमांड घटा, एक का दाम घटा दूसरे का डिमांड बढ़ गया। ये सबाई बुझते पारছে? हेलो, जो लोग ऑनलाइन में हो सर बताओ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? दीपशिका, खुशी, ऋषिता, साहिल, स्नेहाशीष, समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट, तुषार का शायद नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा देखो, अब दूसरा जो पॉइंट है रिलेटेड गुड्स पे, वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स पे एग्जांपल दो। हाँ, टी कॉफी, और बताओ, और बताओ सब्स्टिट्यूट, या तो ये या तो दूसरा। पेप्सी एंड कोक, हाँ, कोलगेट, पेप्सोडेंट, हाँ, कंपनी का भी ले सकते, बोलो। मैगी, यप्पी, प्रोडक्ट का लो तो ज्यादा अच्छा है ना, प्रोडक्ट का लो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे टी कॉफी तो अलग प्रोडक्ट हुआ, ये तो ब्रांड हो जा रहा है। ब्रांड में बहुत मिल जाएगा, प्रोडक्ट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। चावल या आटा या भात, मैंने क्या बोलते उसको, राइस और रोटी, राइस और व्हीट, हाँ बोलो सर। चिकन, मटन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूट है। हाँ बोलो सर। फैन और एयर कंडीशनर। फैन और एयर कंडीशनर सब्स्टिट्यूट नहीं, एयर कंडीशनर का सब्स्टिट्यूट फैन कैसे होगा? एयर कूलर के साथ फिर भी फैन जा सकता है, एसी नहीं जा सकता, एसी नहीं जा सकता। मैं दाम से नहीं बोला, खाने के लिए। मैंने, तुम चिकन और मटन एक साथ कंज्यूम करोगे ऐसा कम ही दिखता है। जो चिकन लेता है वो मटन ले लेता है, या मटन लेगा तो उस दिन चिकन नहीं लेगा। दाम इज नॉट द मैटर, नेचर भी समझना है। मतलब तुम्हारे घर पे पंखा लगेगा या तो एसी लगेगा, ऐसा कितना होता है? पंखा एसी या तो दोनों ही लगता है। हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है, जैसे मानो अभी गर्म ज्यादा हुआ है
तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक पंखा लेने की जगह एक एयर कूलर ले लेते हैं, एक महंगा फैन लेने की जगह एक एयर कूलर ले लेते हैं। लेकिन एसी एसी मेरे को ठीक सूट नहीं किया, क्योंकि एसी मिनिमम तुमको 30,000 25,000 खर्चा करना पड़ता है, वहां पर पंखा 2,000 में आ जाता है। ऊपर से एसी का नीड और फैन का नीड अलग है। फैन घर ठंडा रखने के लिए है, सॉरी एसी ठंडा रखने के लिए है, और फैन हवा खाने के लिए। एक लग्जरी है और एक नेसेसिटी है। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नहीं ले पाया फैन, और इसको थोड़ा सा नहीं ले पाया। कार बाइक नहीं, कार बाइक भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। कैसे प्रॉपर होगा? सब्स्टिट्यूट मैंने या तो ये लो या तो दूसरा लो। जैसे टी कॉफी इज द बेस्ट एग्जांपल, प्रोडक्ट में काफी एग्जांपल्स आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चलो मैं इस चीज को समझा देता हूँ, इसका रिलेशन को समझाता हूँ। Substitutes are those goods which can be used in the place of one another. Suppose tea and coffee, ink pen, ball pen, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर there is a positive relation between change in price of one substitute goods and demand of other substitute, ठीक है। अब यहाँ पर बोलते हैं that is a fall in price of one leads to a fall in quantity demand of others। माने चलो टी कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर टी का दाम बढ़ेगा, अगर टी का दाम बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि चाय महंगा हो जाएगा तो लोग पहले से ज्यादा बोलेगा ठीक है भाई चाय महंगा है कॉफी पी लेते हैं, हाँ, टी का डिमांड गिर जाए। तो इन दोनों के केस में अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी का डिमांड बढ़े। तो प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन कैसा है? दोनों गुड्स पे पॉजिटिव। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन देख, प्रोडक्ट के साथ नहीं, रिलेशन इज बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कौन सा चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं? प्राइस के थ्रू से डिमांड को डिटरमाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? तो जब एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे का डिमांड पे क्या होता है, ये मेन क्वेश्चन। जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड पे क्या होता है, ये क्वेश्चन। समझ में आया बात आप? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, कि अगर आपकी फैमिली का इनकम ज्यादा है तो कुछ प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, कुछ प्रोडक्ट का डिमांड नॉर्मल रहता है, कुछ प्रोडक्ट का डिमांड घट जाता है। तीन तरह का सिचुएशन हो सकता है इनकम बढ़ने से। जैसे मानो अगर नॉर्मल या लग्जरी गुड्स है तो डिमांड फॉर दैट दोज गुड्स इंक्रीजेस, इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम एंड वाइस वर्सा, सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। माने आपका इनकम बढ़ेगा तो लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। सिंपल बात है। जैसे एसी, एसी अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली लग्जरी है, ठीक है। एसी छोड़ो यार, कुछ भी ले लो, आईफोन या फिर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो महंगा आता है, नॉर्मल लोग नहीं ले सकता, ठीक है। अगर उसका आपका इनकम ज्यादा होने से तभी आप खरीदने के बारे में सोचते हो, इनकम कम होने पे आप कभी नहीं सोचो। आपका मंथली इनकम 10,000 है, आप आईफोन खरीदोगे? आपका मंथली इनकम 20,000 है, आप खरीदोगे आईफोन? एक आईफोन ही आता है 1.5 लाख का। 1.5 लाख टका में आपका फैमिली का कितना मंथ का गुजारा चलेगा बोलो? 10,000 माने पूरा 1 साल का खर्चा। तो कोई भी लोग इसको नहीं करना चाहेगा। यानी एक आईफोन इक्वल्स टू एक फैमिली का साल भर का खर्चा। जैसे बहुत फैमिली है ना देश में, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। सो अगर आपका इनकम बढ़ता है तो लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ता है। तो विद इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम एंड वाइस वर्सा, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। माने इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन लग्जरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में भी ऐसा होता है। नॉर्मल गुड्स लाइक अगर मैं फैन को ले लूं, एयर कूलर को ले लूं, एक नॉर्मल गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का भी डिमांड बढ़ता है कि चलो भाई ज्यादा लेते कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा वगैरह, ठीक है, एक की जगह 4 जीन्स ले लेते हैं, दो एक की जगह 2 जूता ले लेते हैं, है ना। नॉर्मल गुड्स, उसका भी डिमांड बढ़ जाता है। पहले थोड़ा सोच के खरीदते थे, अभी थोड़ा कम सोच के ले लेते। शॉपिंग करने जाते हो, एक टी शर्ट की जगह 5 टी शर्ट घर लेके आ जाते हैं,
क्या योगा पहनेंगे ही तो। लेकिन पहले जब इनकम कम था तब एक टी शर्ट लेके बोलते थे नहीं नहीं और पैसा नहीं है, एक टी शर्ट हो गया। अब पैसा थोड़ा ज्यादा हुआ तो एक की जगह 4 टी शर्ट लेके घर आ गए। जब माँ ने पूछा कि क्या करेगा 4 टी शर्ट, अच्छा डालेगा क्या? अरे ठीक है अभी रख देंगे, है ना। आप ही तो बोलते हो कहीं पर कभी फंक्शन में जाना होता है, मैं बोलता हूँ नया नहीं है, तब आप ही तो बोलते हो कि क्या करते सब पहन लेते हैं, रख देंगे। तब इतना पैसा हो गया कि रखने का भी टी शर्ट का पैसा आ गया। नहीं समझा? घर घर की कहानी है, नहीं होता ऐसा। भाई जो जिया मैं जिंदगी में वही बताता हूँ, और इकोनॉमिक्स भी वही बताता है। तो तुम जो जीते हो वही उसी चीज को तुम कनेक्ट करो, इकोनॉमिक्स समझा समझ जाओ। इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट में फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्लास में ये बात बताता हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है, वो इकोनोमिया वर्ड से आया है, और वो इकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये तो बेसिकली डेली लाइफ है। सो इफ यू अंडरस्टैंड योर डेली लाइफ, देन इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ डेली लाइफ। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ डेली लाइफ। इंफीरियर गुड्स, अब इंफीरियर क्या होता है? जो तुम्हारे लिए इंफीरियर है वो शायद मेरे लिए इंफीरियर ना हो। जैसे तुम्हारे गले से रेस्टोरेंट के खाना छोड़ के नहीं निकलता है, बट मैं फुटपाथ पे भी खा लेता हूँ। तुम्हारे लिए फुटपाथ इंफीरियर हो सकता है, मेरे लिए नहीं। तुमको केक खाना है तो मियाँ मोरे का चाहिए, मैं बापूजी केक खा लेता हूँ। 6 टका का 7 टका का आता है ना, चाय की दुकान में मिलता है। हाँ हाँ फेमस है, लेकिन इंफीरियर है। माँ बाबा बोलता है ये चाय की दुकान का केक कौन कहता है, पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा सा हायर मिडिल क्लास फैमिली लोग या मिडिल क्लास फैमिली ना बोलेगा बापू जी का नहीं, तुम चलो ना मियाँ मोरे में तुमको अच्छा कुकीज वाला केक खिलाएगा, बिस्कॉम का केक खिलाएगा तुमको। बापू जी केक थोड़ी खिलाएगा, वो चाय की दुकान में गंदा हाथ से देता है डब्बा खोल के। ओहो, बात समझा करो। मैं बापूजी केक को इंफीरियर नहीं बोल रहा हूँ। इंफीरियर मैन टू मैन वैरी करता है। इसीलिए मैं बोला ना, जो तुम्हारे लिए इंफीरियर वो मेरे लिए इंफीरियर ना भी हो सकता है ना। लग्जरी नहीं, नॉर्मल गुड्स होगा, है ना। हाँ इंफीरियर गुड्स हो जाएगा। नॉर्मल जो ब्रेड होता है, ठीक है, नॉर्मल जो चाय की दुकान में जो घुगनी ब्रेड मिलता है वो इंफीरियर टाइप का होते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं भाई इधर नहीं खाएंगे, शायद हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। हम लोग थोड़ा रेस्टोरेंट में जाके ब्रेड बटर लगा के, एक ही ब्रेड है, शायद थोड़ा ब्रांड अलग है, थोड़ा साफ है, वो थोड़ा साफ कम है, उसमें थोड़ा पत्थर कंकर आ जाएगा, उसमें पत्थर कंकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक हार्ट बैठता है गोरीबाड़ी में, खन्ना गोरीबाड़ी में हार्ट होता है, जानते हो, कपड़ा का बहुत बड़ा हार्ट होता है। काफी लोग क्या करते हैं, हार्ट का कपड़ा ही रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं, बट हम लोग आजकल हार्ट का कपड़ा नहीं पहन पाते। हम लोग हार्ट में जाते नहीं, हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं। तो हार्ट हमारे लिए क्या हो गया, इन्फीरियर। समझ में आ रहा है सर? लेकिन किसी किसी के लिए वो हार्ट का कपड़ा ही दुकान में जाके वो लटका के फैंसी करके बेचता है, थोड़ा महंगा था, थोड़ा सा ठीक ठाक था। सो ये इन्फीरियर क्या चीज है, इसके बारे में इकोनॉमिक्स बहुत क्लियर बोलता है, क्योंकि ये मैन टू मैन वेरी करता है। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, सर्टेन थिंग आपके लिए इन्फीरियर हो जाएगा, और सर्टेन थिंग आपके लिए ठीक ठाक मैंने महंगा हो जाएगा। सो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इंक्रीज इन इनकम डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड। तो जो आपके लिए इन्फीरियर है आप अभी उसको कम खरीदोगे क्योंकि आपका इनकम ज्यादा हो जाए। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन, इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होता है, याद रहेगा। समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, रट्टा लगाओगे तो रटते रहोगे। इनकम बढ़ने से इंफीरियर का डिमांड घटता है, इनकम बढ़ने से इंफीरियर का डिमांड। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये रट्टा वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो महसूस कर लिया, कभी भी पूछो मोमेंट में जवाब दे देगा। फील इट ना। इन केस ऑफ नेसेसरीज, अब जरूरत वाला चीजों का क्या होता है, income of the household increases, the demand for necessities also increases in the beginning and become income inelastic and thereafter constant। माने बेसिकली नेसेसिटीज के केस में क्या होता है, नेसेसिटीज माने डेली का चाल दाल आलू पटल झींगा, हाँ मछली मछला जो भी, ठीक है, डेली नेसेसिटीज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप कभी मंथली 30,000 कमाते थे,
अभी आपका इनकम बढ़ के 60,000 हो गया, कभी आपका इनकम बढ़ के 1 लाख हो गया मंथली, ठीक है। घर पे चावल आटा तेल दाल कितना कितना स्टोर करोगे? गांव साइड में कभी गए हो सर? आजकल तो गांव भी बहुत फैशनेबल हो गया, बट फिर भी गांव साइड में अभी भी कहीं कहीं जगह में, जैसे मानो किसी को तेल लेना होता है, सरसों तेल, वो जाके ना ऐसे नहीं बोलता दादा 1 पैकेट कच्ची घनी दे दो, ऐसा नहीं बोलता है। वो जाके बोलता है कि 1 पाव तेल दे दो। पाव माने 250 ग्राम को पाव बोलता है, 250 ग्राम को पाव बोलता है, ठीक है। अब 250 ग्राम के लिए या 100 ग्राम के लिए वो एक ना पुराना घर का फटा हुआ शैम्पू का डिब्बा लेके जाएगा, शैम्पू का डिब्बा, तेल का पुराना तेल का कोई डिब्बा ऐसा साइज का, फिर उसको जाके खोल के दुकानदार को बोलेगा। दुकानदार के पास ना बड़ा बड़ा 10 लीटर का टीना होता है, टीना देखे हो? तेल का बड़ा बड़ा ऐसे टीना का डब्बा होता है, फिर उसमें से वो काट के डेली बेसिस में वहां पर तेल डाल के वजन करके तेल देता है। ऐसा आज भी किसी किसी एरिया में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा गांव आज भी है। हाँ हाँ, बताए डनलप साइड है। अच्छा तो ठीक है। अब यहाँ पर जो कस्टमर आ रहा है, इनका तो इनकम क्या है, ये नेसेसिटी है। अब जब उसका इनकम बढ़ जाएगा, वो क्या बोलेगा? पहले वो बेसिकली तेल का एक शीशा लेके जाता था, बोलता था मेरे को तेल दे दो, 100 ग्राम दे दो। जब जब इनकम बढ़ जाएगा बोलेगा 1 लीटर दे दो, और जब इनकम और थोड़ा बढ़ जाएगा बोलेगा 5 लीटर का डब्बा दे दो। मिलता है ना? व्हाट इज द क्वेश्चन? जब आपका इनकम बहुत हो जाएगा तो क्या आप 5 लीटर का डब्बा का 500 पैकेट लेके आओगे क्या? पॉइंट टू बी नोटेड सर। आपका इनकम जब 30,000 था या 10,000 था, तब आप तेल का पीप लेके जाते थे और भर के लाते थे। जब आपका इनकम बढ़ गया आप 1 लीटर का पाउच लेके आते थे। जब आपका इनकम 60,000 हो गया आप 2 लीटर तेल लेके आते थे। जब 1 लाख हो गया 5 लीटर का डब्बा लेके आते थे। जब आपका इनकम 5 लाख हो जाएगा तब क्या पूरा घर पे तेल भर दोगे? एग्जैक्टली। अच्छा, हम लोग मानो नॉर्मली मिडिल क्लास लोग कितना केजी का चावल खाते हैं? 50 टका केजी, 60 टका केजी, 1 केजी चावल 70 टका। हाँ चलो मैक्स टू मैक्स कोई बोलेगा सर हम लोग के फैमिली में ज्यादा महंगा खाते हैं, 100 टका केजी। और कितना महंगा खा लो? अब मैं आता हूँ अंबानी फैमिली में। अंबानी भी चावल खाता होगा, सोना तो नहीं खाता होगा, चावल ही तो खाता होगा, गोल्ड तो नहीं खाता रे बाबा। सर अंबानी का चावल का दाम कितना हो जाएगा? चलो 500 टका केजी, 500 टका केजी। और कितना महंगा चावल खाएगा? पता नहीं, होगा कहीं उगता होगा उसके लिए। 500 टका केजी, लेकिन उसके बाद और कितना महंगा जाएगा? तो स्टार्टिंग में अगर आपका इनकम बढ़ता है तो नेसेसरीज का डिमांड बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हारा इनकम कितना भी बढ़ जाए नेसेसिटी कांस्टेंट हो जाए। दैट्स द पॉइंट। हाँ, मन भर जाता है मेरा। नेसेसिटीज का एक सर्टेन लेवल ऑफ डिमांड होता है जो आपका इनकम ग्रो करने से आप घर में हमेशा अवेलेबल रखते हो, लेकिन उसके बाद एक सडन टाइम आएगा, उसके बाद आपको और जरूरत नहीं हो। क्या गलत बोला कुछ? सबको समझ में आया बात? ऑनलाइन वालों को पूछते हैं, ऑनलाइन में सब एक एक करके कमते जा रहे हैं देख रहा हूँ। दीपशिखा, खुशी, ऋषिता, साहिल, बोलो सर समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर हाँ बोलो सर। सर नॉर्मल, इंफीरियर और नेसेसरीज के बीच का डिफरेंस बताइएगा। नॉर्मल, इंफीरियर और नेसेसरीज के बीच में डिफरेंस। नॉर्मल माने जो गुड्स आपके पैसा हो ना हो, एक बेसिकली नॉर्मल है, माने वो लग्जरी नहीं है। नॉर्मल माने बेसिकली विच इज नॉट लग्जरी। से फॉर एग्जांपल पंखा खराब हुआ, पंखा चाहिए, तो क्या बोलोगे? इसको लग्जरी बोलोगे? नेसेसिटी बोल सकते हो, बट ये नॉर्मल है। इंफीरियर भी नहीं बोल सकते, फिर से नॉर्मल गुड्स, ठीक है। इंफीरियर माने जब आपका पैसा बढ़ जाता है, सस्ता चीज आपको इंफीरियर लगने लगता है। फुटपाथ का खाना इंफीरियर लगता है, ठीक है। ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड चीजें इंफीरियर लगता है। पैसा ज्यादा होने से लोगों को नॉन ब्रांडेड चीजें इंफीरियर लगता है ना, पैसा होने से ब्रांडेड चीज ही अच्छा लगता है। ये हो गया इंफीरियर। और नेसेसरीज माने जिसके बिना आप जी नहीं सकते। नेसेसरीज माने क्या? जिसके बिना जीना मुश्किल है। जैसे खाना,
इंपॉर्टेंट दवाई जिसके बिना आपका लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो नेसेसिटीज उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है साहिल? Yes, sir. सर अब आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये डिमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पसंद। A positive change in the taste and preference of shall be lead to an increase in demand। अगर आपका टेस्ट प्रेफरेंस आ जाता है तो आपको डिमांड ऑटोमेटिक उसमें बढ़ जाता है। फैशन कैन ऑल्सो अफेक्ट डिमांड। फैशन माने अभी जो चल रहा है मार्केट में, ठीक है। सपोज जैसा स्टाइल का जीन्स चलता है, जैसा स्टाइल का टी शर्ट चलता है, आप वैसा ही फैशन का पहनोगे। अब माँ बाबा का फैशन और मानो आपका पापा का फैशन और आपका फैशन सेम है क्या? पापा जिस स्टाइल का पैंट पहनते हैं, क्या आप सेम स्टाइल का जीन्स पैंट पहनते हो या नॉर्मल पैंट पहनते हो? पापा का शर्ट का स्टाइल, आपका शर्ट का स्टाइल चेंजेस होता है ना, कटिंग। हाँ, पापा बड़ा बड़ा पहनते हैं, इन करके पहनते हैं, आप एकदम चाइनीज कटिंग, शॉर्ट टाइट ऐसा पहनते हो ना। तो व्हाट इज द पॉइंट? जो फैशन में होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा, जो फैशन में नहीं होगा उसका डिमांड, ठीक है, समझ में आ रहा है? जनरेशन गैप तो होता ही है रे बाबा। तो फैशन कमांड हायर डिमांड देन गुड्स, ठीक है। फैशन हमेशा क्या करता है? हायर डिमांड क्रिएट करता है। व्हिच आर आउट ऑफ फैशन, वो डिमांड नहीं होता है। इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट माने, हाँ, डेमो देख के जो कॉपी करता है, माने जो चल रहा है, तुम्हारा दोस्त जैसा पहन रहा है। सपोज तुम्हारे स्कूल में या कॉलेज में कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा लेटेस्ट फैशन का चीज पहनता है, और वो उसका फैशन देख के तुमको लगता है कि भाई ये पहनते हैं, हमको भी पहनना। फिर आप भी बाहर जाके खोज करते हो, ये जो पहना है इसको ऐसा मेरे को भी चाहिए, देख के तो लग रहा है बड़ा लेटेस्ट फैशन का। इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, देखा देखी चास। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस, याद रहेगा ना? तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे समझ में याद है ना? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड्स। फिर आ जाते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, जो आपको मैं पहले भी बोला था। इफ देयर इज ए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट राइज इन प्राइस देन एट प्रेजेंट डिमांड, अगर भविष्य में दाम बढ़ेगा तो अभी डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि दाम भविष्य में बढ़ेगा। तो फिलहाल दाम कम है तो ज्यादा खरीद लो। जैसे अभी तो कम हो गया, पहले क्या होता था, अगर अचानक से खबर मिलता था कि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है कल रात से, तो आज रात को पेट्रोल पंप पे क्या लगता था? लाइन, है ना, क्योंकि कल रात से दाम बढ़ेगा तो सब लाइन लगा के टंकी फुल कराने के पीछे पड़ जाता। लेकिन आजकल ना पेट्रोल प्राइस बहुत ही डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करता है, मार्केट रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा, वो लाइन लगना कम हो, क्योंकि डेली बेसिस में फ्लक्चुएट करता है तो लोग उतना माथा नहीं लगाता है। पहले क्या होता है ना, 3 महीना 4 महीना 5 महीना छोड़ छोड़ के चेंज होता था। अचानक से बोल देता था अभी 100 रुपये चल रहे 105 टका हो जाएगा। अब 5 टका लीटर का डिफरेंस बहुत होता है। तो काफी लोग, स्पेशली बिजनेसमैन का जो लोग बिजनेस करता है गाड़ी को लेके, उनके लिए काफी चिंता होता है। वो लोग टंकी फुल करा के एटलीस्ट एक ट्रिप का तो पैसा बचा ही सकता था। अदर फैक्टर्स में बहुत सारा चीज काम करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे इंडियन मार्केट तो पॉपुलेशन के कारण ही इतना हाई डिमांडिंग मार्केट है दुनिया के लिए। एक तो पॉपुलेशन हाई है, दूसरा यहाँ का रोजगार भी अच्छा बढ़ रहा है। तो जनरली लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, मोर विल बी द डिमांड फॉर कमोडिटीज एंड वाइस वर्सा। हमारा पॉपुलेशन हमारा सिर्फ वीकनेस नहीं है, हमारा पॉपुलेशन हमारा स्ट्रेंथ भी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि देश में आबादी इतना ज्यादा है तो डेवलपमेंट करना मुश्किल है, बट इसी आबादी को अगर पॉजिटिव एंगल से देखा जाए कि ये आबादी आपका स्ट्रेंथ है, जो बहुत सारे कंट्री के लिए प्रॉब्लम भी है। हम लोग बस क्या है ना, आबादी को हमेशा क्या करते हैं, बोल देते हैं कि भाई आबादी के कारण आज हम लोग गरीब है, इतना ज्यादा आबादी हो गया। लेकिन इसको स्ट्रेंथ मानते हैं तो शायद आप प्रोडक्टिव भी ज्यादा हो गए। जहां पर दूसरा कंट्री प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, जैसे कि यूएसए, उसका प्रोडक्टिविटी नहीं है बोल के तो इंडिया से लोग अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं। कनाडा, वहां पर लोग काम नहीं करते, या फिर जितना लोग है प्रोडक्टिव नहीं है, तो इंडिया से लोग कनाडा में जाके काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनका कंट्री दिक्कत में पड़ जाता है। पैसा होने से क्या होता है, अगर डेली लाइफ ही नहीं चलता है तो ऐसा पैसा का क्या करोगे? तो इंडिया का आबादी, इंडिया का प्रोडक्टिविटी भी है, और इंडिया का आबादी इंडिया का इकोनॉमिक सेंस में भी एक अच्छा प्रोडक्टिविटी भी है,
जो इंडियन ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरत है। चाइना और इंडिया जैसा कंट्री का यही सबसे बड़ा सुविधा है। हाँ, अभी इंडिया सबसे पॉपुलेटेड, चाइना 140 करोड़, हम लोग शायद 140 से थोड़ा ज्यादा। हाँ हाँ, अभी इंडिया टॉप में पहुंच गया। अभी चाइना तो ओरिजिनल डेटा हमेशा डिक्लेयर नहीं करता है, इसलिए बताना मुश्किल होता है, बट रिसेंटली इंडिया 140 करोड़ क्रॉस कर गया, और इंडिया डेटा छुपाता नहीं। हम लोग छुपाने उपाने पे विश्वास नहीं करते, हम लोग खराब को भी बोलते हैं, अच्छा को भी बोलते हैं। ये इंडियन माइंडसेट अब अच्छा है, जो है दुनिया के सामने रखो। सीक्रेट रखना चाहिए वो अलग चीज है, बट ये सारा चीज में सीक्रेसी करके क्या करोगे? अब तभी तो दुनिया हम पे ज्यादा भरोसा कर रहा है कॉम्पेयर टू चाइना। वर्ल्ड वाइड बाकी कंट्रीज चाइना को क्यों ज्यादा प्रेफरेंस कम देना चाहता है? बिकॉज इंडिया ट्रांसपेरेंट है, चाइना ट्रांसपेरेंट नहीं है। समझ में आ रहा है सर? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ये भी डिमांड को इम्पैक्ट करता है। किसी एरिया में अगर स्पोर्ट्स का कल्चर ज्यादा है, बस स्पोर्ट्स का चीज ज्यादा बिकता है। जैसे अभी रिसेंटली एक डेटा आया था, आप लोग जो लोग फुटबॉल वगैरह खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो शायद जानते होंगे, एक खेल चलता है हमारे बंगाल में भी चलता है, दूसरे स्टेट में भी होता है, उसको बोलते हैं खेप। खेप प्लेयर, खेप प्लेयर हम जानते हो क्या होता है? हाँ, मतलब वो क्या करता है, सपोज तुमको अच्छा खेलना आता है, तो तुम अलग अलग टीम के लिए दूसरे दूसरे एरिया में दूसरे दूसरे क्लब के लिए खेलते हो। और ये खेप खेप प्लेयर मार्केट का एक डिसेंट एक डेटा निकला, जो एक $multi-billion मार्केट निकला। माने आपके अंदर सिर्फ खेलने का स्किल होना चाहिए, दूसरे पाड़ा का टीम आपको उठा के लेके जाएगा, मेरे लिए खेलो, तुमको 10,000 देंगे, 20,000 देंगे एक मैच के लिए, और साल भर टूर्नामेंट होता ही रहता है। एक जमाने में हम लोग भी खेला करते थे सर, लेकिन तब ये मार्केट इतना नहीं था। लेकिन अभी एक $multi-billion मार्केट बन रहा है खेप प्लेयरिंग में। हाँ, ड्यू टू आईपीएल। अभी तो टेनिस बॉल का भी आईपीएल आ गया, तो सचिन रिसेंटली बॉम्बे में किया ना, टेनिस बॉल का आईपीएल आ गया। मैंने जो टेनिस प्लेयर लोग खेलते हैं इनका भी एक मार्केट हो गया, ये भी चाहे तो टेनिस खेल के भी अपना इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है। अच्छा है, अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ ये सब चीजों से। क्यों? क्योंकि हर काम का एक प्रोडक्टिविटी है, और कोई भी चीज बेकार नहीं है। तो आज आईपीएल के कारण कितना लोग स्पोर्ट्स को अपना करियर बना रहे हैं। भाई पढ़ने में उसको वो अच्छा नहीं है, तो थोड़ी ना पढ़ने में नहीं अच्छा है तो खेलने में अच्छा है। और स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट में काफी लोग पैसा खर्चा करता है, खराब क्या है ना? जो पढ़ेगा नहीं वो खेलेगा। अच्छा, खेल को मैनेज करना भी तो एक चीज है। आईपीएल के कारण कितना मैनेजमेंट अलग अलग हुआ है, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, उसके लिए बिजनेस भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना डेवलप कर रहा है। तो ऐसा गुड थिंग ना। तो इसीलिए बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ लड़की लोग ज्यादा होता है वहां पर लड़कियों का चीज ज्यादा बिकता है, जहाँ बच्चा ज्यादा होता है बच्चा का चीज ज्यादा बिकता है, जहाँ पर बूढ़े ज्यादा होते हैं वहाँ बूढ़ा का चीज ज्यादा बिकता है। तो इस तरह से मार्केट का पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन भी डिमांड को इम्पैक्ट करता है। एंड लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक लास्ट पॉइंट है। while equitable distribution of income in the community leads to increase in consumption, यानी अगर सबके अंदर इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये कंट्री के लिए ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मानो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मानो यहाँ पर 3 लोकेशंस है, ये एरिया में पास में सॉल्ट लेक है जो हाई इनकम ग्रुप का एरिया है, बीच में केशवपुर है जो हाई मिडिल सब मिक्सड अप करके है, और उसके बाद साइड में एक एरिया है जगतपुर बोल के, उसमें भी अच्छा खासा पॉपुलेशन रहते हैं, एकदम प्लॉट बाय प्लॉट। अगर मैप पे दिखाऊंगा तो दिख जाएगा। सॉल्ट लेक हाईली रिच लोग है, केशवपुर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड हायर का एक मिक्सअप है, और जगतपुर नॉर्मली लोअर मिडिल एंड हायर मिडिल इनकम का एक मिक्सअप है। ये इसको बोलते हैं सर इनइक्वालिटीज, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। कोई जगह बहुत गरीब और कोई जगह बहुत रिच, ये अच्छा नहीं होता। या तो सभी जगह केशवपुर जैसा होता तो अच्छा होता, या तो सभी जगह सॉल्ट लेक जैसा होता तो अच्छा होता, या तो सभी जगह जगतपुर जैसा होता तो अच्छा होता। अगर देखा जाए तो हर एक जगह अगर सॉल्ट लेक जैसा होता तो ज्यादा अच्छा, जो अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हर एक जगह को सॉल्ट लेक जैसा बनाओ। सॉल्ट लेक का लोग इंसान है, बाकी जगह का लोग इंसान नहीं है क्या?
आपको नहीं बोलना। नहीं, कोई बोलेगा मैं सॉल्ट लेक पे रहता हूँ तो मेरे को नहीं। मेरा कहने का मतलब है हर जगह का लोग ही तो लोग है, तो हर बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज जो सॉल्ट लेक को मिलता है बाकी जगह को भी दिया करो, बैलेंस रखो। इनइक्वालिटीज क्यों करो? पैसा को फालतू में इधर उधर काहे बांट रहे हो? सिविक सोसाइटी का जो सुविधा चाहिए वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। एक जगह करोड़ों का दाम, एक जगह में दाम ही नहीं, ये क्या मतलब है? और इकोनॉमिक्स कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कम्युनिटी लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। इसे कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बढ़ता है। एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ब्रिंग्स ए फॉल इन क्वालिटी डिमांडेड। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, सो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा एंड तो एपीसी भी फॉल करेगा। और एपीसी फॉल करना इज नॉट गुड फॉर द एपीसी गिर जाएगा माने नॉर्मल लोगों का परचेसिंग पावर गिरेगा और वो इकोनॉमी के लिए एडवर्सली इंपैक्ट करेगा ओवरऑल लेवल। सिर्फ रिच लोगों के पास पैसा होने से मार्केट नहीं बनता है, पैसा सबके पास होने से मार्केट ठीक होता है ना, ऑब्वियसली। सिर्फ रिच के पास पैसा जाएगा, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। पैसा सबके पास आना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि करोड़पति नहीं होना चाहिए, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप है। रिच के पास बहुत है, मिडिल क्लास के पास बहुत नीचे है। एक रिच पीपल माने वो करोड़ों से ज्यादा कमाते हैं एनुअली, और मिडिल क्लास माने 5 लाख 10 लाख के बीच में लोग हैं, इसका संख्या बहुत है। और लोअर मिडिल क्लास पे भी और ज्यादा लोग, मोटा मोटी 2 लाख से 5 लाख के बीच में एनुअल इनकम। ये बहुत ज्यादा गैप हो गया ना, कहाँ 5 लाख 10 लाख, कहाँ करोड़, 70-80 लाख का डिफरेंस। या तो एवरेज इनकम 30 लाख कर दो लोगों का, एवरेज इनकम 30 लाख कर दो एनुअली। जिस दिन ये होगा, अब मोदी जी बार बार भाषण दे रहे हैं कि इंडिया को डेवलप नेशन करना है, तो डेवलप नेशन सिर्फ जीडीपी बढ़ने से नहीं होता, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करने से नहीं होता। जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब होगा। जिस दिन ये चीज अचीव करेगा, जिस दिन ये चीज अचीव करेगा कंट्री, उस दिन आप बोलोगे कि एक्चुअल डेवलपमेंट हो। जो चीज एपीसी से पता चलता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू, याद रहेगा। एपीसी बढ़ना डिमांड के लिए, एपीसी बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, एपीसी घटने से डिमांड। ठीक है, मने থাকবে तो आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? मेनली पढ़ा सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बट एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया ताकि डिमांड के बारे में आपके मन में कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट वीक आपको मैं लॉ ऑफ डिमांड, नेक्स्ट वीक से डिमांड बहुत इजी लगेगा। क्यों? बेस बेस रेडी हो गया ना, अब ये सब ग्राफ वगैरह समझना चुटकी का खेल है। ठीक है, ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। ओके, खुशी, साहिल, Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय। Thank